हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट यानी जीत के चैनल पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल, आपका जेईई केमिस्ट्री फैकल्टी, हाजिर हूं लेकर एक और धमाकेदार, एक और इंटरेस्टिंग, एक और अमेजिंग सेशन, जो कि क्लास 11th केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का जो चैप्टर हमने आगाज किया है, जिसका नाम है गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर, खासतौर से स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हम गैसियस स्टेट्स की बात कर रहे हैं। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने शुरू किया है जिसका नाम है रियल गैसेस। और ये टॉपिक हमने पिछले वीडियो में ही स्टार्ट कर दिया था, जहां पर हमने रियल गैसेस को समझा था कि एक्चुअली रियल गैसेस क्या होती हैं एंड आइडियल गैसेस से वो कितना अलग होती हैं। अब इस वीडियो में, ये वीडियो जो कि अगेन रियल गैसेस का ये, इसमें हम एक स्पेसिफिक टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज करेक्शन फॉर डेविएशंस, यानी कि रियल गैस इक्वेशन, यानी कि वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन की चर्चा करेंगे और वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन की हम बात करेंगे। अब सबसे पहले यह समझना है कि हमने ये तो जान लिया पिछले वीडियो में कि रियल गैसेस जो होती है वो आइडियल गैसेस की तरह तो नहीं होती, और इनफैक्ट दुनिया में आइडियल गैसेस कोई होती ही नहीं है। यह है कि जो भी गैसेस है असल जिंदगी में, हमारी तुम्हारी जिंदगी में, वो रियल गैसेस है जो आइडियल गैस के बिहेवियर से, जो आइडियल गैस इक्वेशन से एक डेविएशन दिखाती है। मतलब वो एग्जैक्टली उसको फॉलो नहीं करती, उस पाथ से, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन से, उस वैल्यू से जो आइडियल गैस बताता है, उससे डेविएटेड बिहेवियर दिखाती है। और उस डेविएशन का बिहेवियर हमने जान लिया था। दो बिहेवियर थे जो काइनेटिक थ्योरी में सबसे ज्यादा अज्यूम किए गए थे, मतलब दो बिहेवियर थे जो काइनेटिक थ्योरी में अज्यूम माने गए थे, और वही दो बिहेवियर की, वही दो पॉइंट की वजह से हमने ये मान लिया था कि जो रियल गैसेस होती है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करती, बल्कि उनके बिहेवियर से डेविएशन दिखाती हैं। और वो दो पॉइंट्स कौन थे उसकी और चर्चा करेंगे आज के वीडियो में भी। हम दो पॉइंट्स, एक वॉल्यूम वाला और एक प्रेशर वाला, अगर याद हो तो, कि गैस के खुद के मॉलिक्यूल्स का कोई वॉल्यूम नहीं होता, ऐसा आइडियल गैस में मान लिया था, जबकि रियल में, असल में हर गैस का खुद का कोई वॉल्यूम होता है। दूसरा असम्पशन यह मान लिया गया था कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगाते। आइडियल गैस में यह माना गया था, जबकि रियलिटी में, असलियत में, हर मॉलिक्यूल एक दूसरे पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। ठीक है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम लगाता है, लेकिन लगाता है। तो ये दो चीजों को हमने करेक्ट करना है, और फिर हमें आइडियल गैस इक्वेशन में वो करेक्शन अप्लाई करना है, और फिर उससे हमें बनानी है रियल गैस इक्वेशन, जिसका नाम है वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन, वॉन्डरवॉल इक्वेशन और वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन। वो कैसे करेक्शन होगा, वो कैसे रियल गैस इक्वेशन से वॉन्डरवॉल इक्वेशन बनकर सामने आएगी, ये सारी चर्चा हम आज के इस वीडियो में जरूर करेंगे और 100% देखेंगे और समझेंगे। संपट पड़ी क्या मेरी बात? तो रियल गैस इक्वेशन फाइनली आज हम इस वीडियो में डिराइव करने वाले हैं, वो भी आइडियल गैस के मदद से। लेकिन उस आइडियल गैस में कुछ गलतियां जो हमने करी थी, आइडियल गैस में जो करी थी, उन गलतियों को हम सुधारेंगे रियल गैस के बिहेवियर को समझने के लिए। और जैसा कि आपको पता है कि सिर्फ भैया टॉपिक खत्म होने से थ्योरी खत्म नहीं होगी। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स आपको एक वन कंप्लीट सोल्यूशन देता है आपकी आईआईटी जेईई और नीट की प्रिपरेशन के लिए। फिर चाहे वो क्वालिटी लेक्चर्स हो कंसिस्टेंट, जिनके आपको रिकॉर्डेड वे में मिलते हैं यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पे, फिर चाहे वो क्वेश्चंस हो, शीट हो, डीपीपी जिसको डेली प्रैक्टिस शीट कहते हैं, जो कि थ्योरी की शीट होती है, फिर चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो, टेस्ट सीरीज हो, डाउट क्लियरिंग सेशंस हो, ये सारे सेशंस आपको मिलते हैं, वन कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर। और ये दोनों चीजें आपको यूट्यूब पर भी, मतलब ये दोनों जगह अवेलेबल है, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है और मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com पर भी अवेलेबल है, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये सारा मॉड्यूल आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। और ये इतना सारा है कि आप एक बार अगर इसको देखें और समझें, तो शायद इतनी सारी चीजें आईआईटी जेईई के लिए या नीट के लिए आपको किसी पेड कोर्स में भी नहीं मिलती, जितना मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो अब देर किस बात की भैया, बिल्कुल मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों तक शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं इस चैनल को, और बताएं जो लोग आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, कि तुम्हारा वन स्टॉप सोल्यूशन है मैग्नेट ब्रेन्स का आईआईटी जेईई और नीट चैनल। उन तक इस बात को बताएं, ठीक है? चले, तो अब हम मुद्दे की बात करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा मुख्य मुद्दा है आज के टॉपिक का, और वो मुख्य मुद्दा है हमारा क्या?
क्या क्या हमें करेक्शंस करने पड़ते हैं, क्या हमें देखना पड़ता है जब हम रियल गैसेस को रियल गैसेस की इक्वेशन बनाना चाहते हैं आइडियल गैस की इक्वेशन के दम पे। तो याद करें, सबसे पहले शुरुआत अगर हम करें तो हमने आइडियल गैस इक्वेशन क्या पढ़ी थी? हमने आइडियल गैस के बारे में क्या पढ़ा था? हमने आइडियल गैस के बारे में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सर, आइडियल गैस वो होती है जो हर कंडीशन पे, प्रेशर और टेम्परेचर की कोई भी कंडीशन हो, वो हर कंडीशन पे गैस के सारे लॉस को फॉलो करती है। गैस के जितने भी लॉज हैं उन सभी लॉस को फॉलो करती है। और जब सारे लॉस को फॉलो करने की बात आई तो हमने कहा यार सारे लॉस को एक एक करके फॉलो करवाएंगे तो उससे अच्छा एक इक्वेशन बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, और बोल देते हैं कि अगर कोई भी गैस इस इक्वेशन को ओबे कर रही है एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर कोई भी गैस इस इक्वेशन को ओबे कर रही है एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो हम ये बोल देंगे कि वो गैस जो है वो एक आइडियल गैस है। कौन सी गैस है? आइडियल गैस। तो वहां से हमने एक आइडियल गैस इक्वेशन को बनाया, और वो आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी? बहुत सिंपल सी इक्वेशन थी जिसको बोला जाता था पीवी इक्वल टू एन आर टी, जिसको बोला जाता था पीवी इक्वल टू एन आर टी। ये एक आइडियल गैस इक्वेशन थी। लेकिन जब हमने असलियत में देखा, हमने वास्तविक जिंदगी में गैसेस को देखा, उनके प्रेशर को, उनके वॉल्यूम को, उनके मोल्स को, उनके टेम्परेचर को आपस में समझने का प्रयास किया, तो हमने कहा यार वो लोग इस इक्वेशन को तो फॉलो कर नहीं रहे। मतलब अगर पीवी इक्वल टू एनआरटी आपने बनाया है तो हमने कहा यार वो तो इस इक्वेशन को फॉलो कर नहीं रहे। तो ऐसा क्या है कि वो इस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहे? मतलब हमने या तो कोई गलती करी इस इक्वेशन के डेरिवेशन में, या फिर डेफिनेटली हम कोई चीजों को मिस आउट करते जा रहे हैं, क्योंकि रियलिटी में कुछ और होता होगा और आइडियली हम कुछ और मानकर बैठे, या कुछ ऐसा हो सकता है कि अजम्पशंस हमने कुछ मान लिए हो जो रियलिटी में वाकई में एग्जिस्ट नहीं करते हो, लेकिन सिर्फ थ्योरी समझने के लिए हमने मान लिए हो। तो ये ही बात बिल्कुल सही है कि जब हमने ये रिलेशन समझा, पीवी इक्वल टू एनआरटी को समझा, जब हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करी, तो उसमें दो ऐसे असम्पशंस थे जो हमारी आंखों को खटक रहे थे। हमने कहा यार रियलिटी में तो ऐसा होता नहीं है ना गैसेस के पास, लेकिन जब वहां पर डेरिवेशन करना था, जहां पर काइनेटिक थ्योरी समझनी थी गैस की, तो वो असम्पशन करना भी जरूरी था। लेकिन जब इसको असल जिंदगी में रियल गैसेस के साथ देखा गया तो वो असम्पशंस को हमें करेक्ट करना पड़ेगा। पहले तो सवाल उठता है कि सर वो असम्पशंस क्या थे? तो पहला असम्पशन ये था कि इसमें जो वॉल्यूम माना गया है गैस का, वो ये कंसीडर करके माना गया है कि गैस के खुद के मॉलिक्यूल्स का कोई वॉल्यूम नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इटसेल्फ इज नेग्लिजिबल। वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, ये चीज मानी गई, इज नेग्लिजिबल। गैस के खुद के मॉलिक्यूल्स का कोई वॉल्यूम नहीं है। उन्होंने कह दिया कि भैया जो गैस होती है वो एक पॉइंट मास के समान होती है। मतलब अगर आपने कंटेनर बना लिया है, उस कंटेनर में आपने कोई गैस भरी है, तो वो जो गैस आपने भरी है उस कंटेनर में, वो कंटेनर में जो गैस मौजूद है, वो जो कंटेनर में गैस मौजूद है, वो जो कंटेनर में गैस मौजूद है, समझते हुए चलेंगे, वो जो कंटेनर में गैस मौजूद है वो एक पॉइंट साइज से है। ऐसा आइडियल गैस मानती है कि उसका खुद का एक पॉइंट साइज है और उसका खुद का कोई वॉल्यूम है ही नहीं, बट जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है भाई, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब हमने रियलिटी चेक करी, जब हमने ये चीज देखी, तो हमने कहा नहीं यार, गैस का खुद का तो कोई वॉल्यूम है, गैस खुद का कोई वॉल्यूम 100% ऑक्यूपाई करती है। क्योंकि तुमने जैसा मान लिया गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, वैसे गैस के मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, गैस का ऐसा मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, मान लेते वो वॉल्यूम बहुत छोटा होगा, मान लेते क्योंकि गैस का जो मॉलिक्यूल है वो साइज में बहुत छोटा होगा, लेकिन एक रिजिड स्फीयर तो होगा ना,
एक स्फीयर तो होगा ना, और अगर स्फीयर होगा तो 100% उसके पास 100% उसके पास खुद का एक वॉल्यूम होगा, बिकॉज उसके पास अगर रिजिड स्फीयर है तो 100% उसके पास खुद का कोई वॉल्यूम है। तो इट मस्ट हैव इट्स ओन वॉल्यूम बिकॉज इट्स अ रिजिड स्फीयर, एक रिजिड स्फीयर जैसा है। जबकि यहां पर यह अजम्पशन किया गया कि इट्स अ पॉइंट साइज मॉलिक्यूल, एंड इफ इट्स अ पॉइंट साइज मॉलिक्यूल तो उसका खुद का कोई वॉल्यूम नहीं हो सकता। हमने कहा ऐसा नहीं है, वो रिजिड स्फीयर है और उसका खुद का कोई वॉल्यूम होगा। अगर मैं एक मॉलिक्यूल गैस की बात करूं, एक मॉलिक्यूल वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, तो मैं मॉलिक्यूल ऑफ गैस लिख सकता हूं स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर, जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मैं बिल्कुल लिख सकता हूं। और ये तो एक मॉलिक्यूल है, ये तो एक मॉलिक्यूल है। जब मैं किसी कंटेनर की बात करूं, इस कंटेनर की अगर मैं बात करूं, तो इस कंटेनर में मैं ये कह दूंगा कि भैया इस कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इस कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो मैं कह देता हूं ये एक मॉलिक्यूल है, 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 बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। और फिर जो गैस का वॉल्यूम होगा, जो वो गैस उस कंटेनर के अंदर ऑक्यूपाई करेगी, वो वाला वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर सकती जो उसके खुद के स्फीयर का है, क्योंकि वो तो उसके पास जन्मजात से है ना भाई। वो तो जब से गैस का मॉलिक्यूल बना है उसके पास वो जिंदगी भर का उसके पास वो वॉल्यूम रहेगा। तो वो वॉल्यूम वो कभी भी ऑक्यूपाई नहीं करेगी। अब उस वॉल्यूम को जो गैस के मॉलिक्यूल का खुद का है, रियलिटी में हमें उसको वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा। रियलिटी में हमें क्या करना चाहिए, हमें उस वॉल्यूम को माइनस करना चाहिए। क्यों माइनस करना चाहिए? क्योंकि रियलिटी में तो ये वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, जबकि यहां वो कुछ नहीं माना गया। यहां तो बोल दिया गया ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम ये पूरे कंटेनर का वॉल्यूम है। ये जो पूरा कंटेनर आपका जो वॉल्यूम घेर रहा है ना, ये पूरे कंटेनर का वॉल्यूम है। गलत माना गया, ये बात सरासर गलत थी। कैसे बोल सकते हो कि यार पूरे कंटेनर का जो गैस कंटेनर का वॉल्यूम है वो गैस ने ऑक्यूपाई करा होगा? गैस ने खुद के स्फीयर को थोड़ी ना ऑक्यूपाई कर रखा है, वो तो उसके पास जन्मजात से वॉल्यूम है। तो वो वॉल्यूम आपको माइनस करना पड़ेगा। अब एक्चुअली वो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वो वॉल्यूम एक्चुअली कैसे निकलेगा? तो यहां पर अपन ने उसको देखा, उसको समझने की कोशिश करी, तो अपन ने कहा यहां पर सारे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करते हैं एक साथ। कैसे? यहां पर हमने कंटेनर ले लिया, वही वाला कंटेनर ले लिया, और यहां पर सारे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करते हैं। तो सारे मॉलिक्यूल्स हमने यहां इकट्ठे कर दिए एक कॉर्नर पे। तो एक्चुअली ये वो वॉल्यूम होगा ना जो ऑक्यूपाई नहीं हो पाएगा। तो जो पीवी में V है वो पूरे कंटेनर का वॉल्यूम है, तो कायदे में उसमें से ये वैल्यू माइनस करनी चाहिए ना, और ये वैल्यू बिल्कुल माइनस होनी चाहिए, क्योंकि ये वॉल्यूम तो वो ऑक्यूपाई करेगा नहीं। फिर जो बचा हुआ वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई होगा, और बचा हुआ मतलब कितना? इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा। ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं होगा ना भाई, तो इस वॉल्यूम को हम माइनस कर देंगे, और ये वॉल्यूम होगा कुछ नहीं NB के बराबर। अब ये NB क्या, ये सारी डिटेल आपको समझाएंगे, बट ये NB जो हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा, where N will be the number of molecules, number of moles basically, not molecules, number of moles, and B is known as van der Waals constant। जो B होगा वो van der Waals constant होगा। क्या होगा, इसका क्या वैल्यू होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, सारी चर्चा अपन करने वाले हैं। उसके लिए घबराना मत, बिल्कुल पूरा पूरा पैसा वसूल करेंगे भाई। तो ये जो NB है, ये NB इसका एक वॉल्यूम है, जहां N will be the molecules number of moles basically, not molecules, and B is the van der Waals constant। B is the van der Waals constant। क्लियर हो गया? तो यहां पर जब हम रिलेशन लिखेंगे तो हम PV इक्वल टू NRT को ही मॉडिफाई करके लिखेंगे। तो जब हम इसको मॉडिफाई करके लिखेंगे तो रिलेशन कुछ ऐसा आएगा कि V में माइनस NB हो जाएगा। V में माइनस NB होगा, क्योंकि ये वॉल्यूम माइनस होगा। जहां B कुछ नहीं होगा, B इज अ van der Waals कांस्टेंट, जिसको बाद में अभी मैं बताऊंगा, जिसको हम बाद में एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम बोल देंगे, जिसको बाद में हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम बोल देंगे, तो वो आपका B बन जाएगा। अब वो कैसे होगा, क्या होगा, किस वैल्यू का होगा, सारी बात करेंगे, लेकिन एक्चुअली ये वैल्यू माइनस होगी। N मोल्स है और B वॉल्यूम है, N मोल्स है और B van der Waals कांस्टेंट है, B वॉल्यूम है, तो V माइनस NB माइनस होगा, ये B माइनस होगा। तो ये पहला करेक्शन है जो हम यहां करने वाले हैं। दिस इज द फर्स्ट करेक्शन जो हम यहां करेंगे,
और ये बिल्कुल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम जो माना गया था वो पूरे कंटेनर का वॉल्यूम मान लिया था, जो कि गलत माना था। उसमें इस वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना ही पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज वॉल्यूम करेक्शन। पहले वॉल्यूम v था, बाद में हमने करेक्ट करके v माइनस एन बी कर दिया। इन द सेम वे जो इसमें दूसरी चीज मानी गई है वो ये माना गया है दैट देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद इन द मॉलिक्यूल्स। नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में आपस में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है मॉलिक्यूल्स में। यह भी अजम्पशन गलत माना गया, क्योंकि असल में ऐसा नहीं है। हर मॉलिक्यूल एक दूसरे मॉलिक्यूल को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाता है, एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है, और जब वो उस फोर्स से अट्रैक्ट उसे करेगा तो डेफिनेटली उसके पास जो एक और प्रेशर होगा जो आपस के मॉलिक्यूल्स में लगेगा वो भी एक्स्ट्रा प्रेशर होगा। क्योंकि यह बात तो कंफर्म है कि दुनिया का हर मॉलिक्यूल, चाहे सॉलिड का हो, चाहे लिक्विड का हो, चाहे गैस का हो, एक दूसरे से अट्रैक्शन जरूर रखता है। मैं मानता हूं कि गैस में शायद सबसे कम रखता है, मतलब गैस में शायद क्या सबसे कम रखता ही है, और मैं मानता हूं कि यहां पर जो गैस ली होगी उसमें तो सबसे कम हो सकता है शायद, लेकिन होगा तो सही ना अट्रैक्शन। कम होगा ठीक है, लेकिन होगा तो सही ना। अब उस अट्रैक्शन से क्या हो गया कि यह माना गया, जब कोई अट्रैक्शन नहीं माना गया तो यह माना गया कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर कंटेनर में है, मान लो ये मॉलिक्यूल अगर आपके पास एक कंटेनर में है और ये मान लो एक दीवार है जिसकी तरफ ये मॉलिक्यूल अप्रोच कर रहा है, तो जितना फोर्स ये इस दीवार के यूनिट एरिया पे लगाएगा वही इसका प्रेशर माना जाएगा, जिसको एक्सटर्नल मानेंगे। और वही प्रेशर उनने यहां लिख दिया, वही प्रेशर उनने यहां लिख दिया कि जितना प्रेशर ये दीवारों से लगाएगा वही इसका प्रेशर होगा, विच इज एक्सटर्नल प्रेशर। बट असल में हुआ क्या? असल में हुआ कुछ ये कि असलियत में यह पता चला कि जो गैस का मॉलिक्यूल है वो आपस में भी एक प्रेशर लगाएगा, वो आपस में भी एक फोर्स लगाएगा। और वो आपस में फोर्स कैसे लगाएगा? वो फोर्स आपस में कैसे लगेगी? कुछ नहीं, क्योंकि वो मॉलिक्यूल यहां पर है, वो इस दीवार की तरफ अप्रोच कर रहा है, बिल्कुल सही है। इस दीवार की तरफ अगर वो अप्रोच कर रहा है तो इस दीवार की तरफ वो एक 100% प्रेशर लगाएगा, जो एक्सटर्नल प्रेशर माना जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात और कंफर्म है कि यह प्रेशर उसकी मैक्सिमम लिमिट का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसको पीछे से भी कुछ मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो मतलब ये मॉलिक्यूल बोलेगा भाई मेरी तरफ भी आ जाओ, ये मॉलिक्यूल बोलेगा भाई मेरी तरफ भी आ जाओ, ये मॉलिक्यूल बोलेगा भाई मेरी तरफ भी आ जाओ, और ये मॉलिक्यूल भी बोलेगा भाई मेरी तरफ भी आ जाओ। तो एक्चुअली में होगा क्या? ये सारे मॉलिक्यूल्स जो होंगे ये इसको अपनी तरफ भी खींचेंगे, तो ये इनसे भी कोलिजन करेगा, ये इनसे भी टकराएगा। तो इसका मतलब जब ये दीवार से टकरा रहा है, जब ये कंटेनर की सामने वाली वॉल से टकरा रहा है, तो ये मैक्सिमम फोर्स वहां नहीं लगा रहा है, क्योंकि ये कुछ ताकत पीछे भी लगा रहा है। तो ये फोर्स उसका काउंट किया ही नहीं, ये प्रेशर उसका काउंट किया ही नहीं, सिर्फ आगे का प्रेशर एक्सटर्नल काउंट करा। जबकि असलियत में देयर मस्ट बी एक्सटर्नल प्रेशर प्लस देयर मस्ट बी सम इंटरनल प्रेशर एज वेल। तो यहां पर कुछ एक्सटर्नल प्रेशर भी होना चाहिए और यहीं पर कुछ इंटरनल प्रेशर भी होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई? तो देयर मस्ट बी सर्टेन एक्सटर्नल प्रेशर एंड इंटरनल प्रेशर, जिसको PEXT हम कह देते हैं और प्लस PINT हम कह देते हैं। तो यह प्रेशर वहां पर होना चाहिए। अब इस प्रेशर की वैल्यू, कौन से इंटरनल प्रेशर की वैल्यू निकलकर आई AN² के बराबर। कितनी निकलकर आई? AN² के बराबर। कैसे निकलकर आई बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी इसको सुपरफिशियली हम समझ रहे हैं, फिर करेक्शन हम एक एक करके बताएंगे। तो हमने कहा कि P इंट जो हो गया वो AN²/V² के बराबर हो गया। ये सेकेंड वाला पार्ट डिस्कस करना है हम यहां पर, सेकेंड वाला पॉइंट। तो AN²/V² के बराबर हो गया, जहां N इज अगेन नंबर ऑफ मोल्स, V is again the volume and
A is nothing but it is called as van der Waal constant. A is nothing but it is again called van der Waal constant. जैसे B यहां पर van der Waal constant था ना, B वैसे A यहां पर van der Waal constant होगा, और ये इंटरनल प्रेशर है। सर एक्सटर्नल क्या होगा? एक्सटर्नल तो वही होगा जो तुम प्रेशर सोच रहे थे, एक्सटर्नल में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक्सटर्नल तो वही होगा भैया जो प्रेशर तुम सोच रहे थे, तो एक्सटर्नल सेम रहेगा, लेकिन जो इंटरनल प्रेशर होगा इट विल बी an स्क्वायर बाय v स्क्वायर, an स्क्वायर बाय v स्क्वायर। तो फिर यहां जो प्रेशर आ रहा था, जो सिर्फ P आ रहा था, जो कि कायदे में सिर्फ एक्सटर्नल प्रेशर था, उस एक्सटर्नल प्रेशर में तुम्हें ऐड करना पड़ेगा ये वाला प्रेशर भी, क्योंकि P एक्सटर्नल और P इंटरनल दोनों का सम एक्चुअली प्रेशर होता है। तो यहां पर अब आप करेक्शन करोगे तो यहां पर आप P प्लस इंटरनल प्रेशर जिसकी वैल्यू क्या है A n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर है वो करोगे, P प्लस A n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर करोगे तो इट विल बी P प्लस A n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर करोगे, और फिर इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे v माइनस एन बी से, और फिर इक्वल टू कर दोगे nRT के बराबर, फिर कर दोगे आप nRT के बराबर। नाउ दिस इक्वेशन इज एब्सोल्युटली अ करेक्ट इक्वेशन, क्योंकि अब इसमें आपने दो करेक्शन ऑलरेडी कर दिए हैं, जिसमें ये वाला करेक्शन कंसीडर होता है एज अ प्रेशर करेक्शन, जिसमें ये वाला करेक्शन माना जाता है इट्स अ प्रेशर करेक्शन, ये वाला जो करेक्शन है इसको माना जाता है वॉल्यूम करेक्शन, ये वाला जो करेक्शन होता है इसको माना जाता है वॉल्यूम करेक्शन, और फिर वो तो आपका एनआरटी हो गया, वो आपका एनआरटी हो गया। तो प्रेशर करेक्शन आपने ये करा क्योंकि प्रेशर को आपने करेक्ट करा, वॉल्यूम करेक्शन आपने करा क्योंकि आपने रिजिड स्फीयर ही माना, जो कि सही बातें मानना चाहिए था, और उसके बाद आपने एनआरटी के बराबर रखा है। तो ये बिल्कुल सही इक्वेशन है, और सारी असली गैसेस, रियल गैसेस इस इक्वेशन को बिल्कुल फॉलो करती हैं, यानी कि इस इक्वेशन को 100% ओबे करती हैं। वो इस इक्वेशन से डेविएट नहीं होती, वो बोलती है भैया हम इस इक्वेशन को ओबे करेंगे। और इसी इक्वेशन में अगर हम ए और बी की बात करें तो ए एंड बी इज नोन एज वॉन डर वॉल्स कांस्टेंट, वॉन डर वॉल्स कांस्टेंट, दिस इक्वेशन विल बी टर्म्ड एज वॉन डर वॉल कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन को हम वॉन डर वॉल कांस्टेंट कहेंगे। कौन सी इक्वेशन को? ए और बी की, ए और बी जो कांस्टेंट्स होंगे वो वॉन डर वॉल कांस्टेंट होंगे। इस इक्वेशन में हम वॉन डर वॉल कांस्टेंट बोलेंगे। ये इक्वेशन कौन सी हो गई? रियल गैस इक्वेशन, ऑल्सो नोन एज वॉन डर वॉल इक्वेशन। इसको हम वॉन डर वॉल्स इक्वेशन कह सकते हैं। सो दिस इक्वेशन विल बी टर्म्ड एज वॉन डर वॉल्स इक्वेशन। तो ये वॉन डर वॉल कांस्टेंट हो गए ए और बी। ए और बी क्या है, कैसे हैं, किस वैल्यू के, सब बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये वॉन डर वॉल इक्वेशन है, और रियल गैसेस इसी इक्वेशन को ओबे करती है भैया, इसी इक्वेशन को फॉलो करती है। क्या संपट पड़ी मेरी बात? कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी? तो ये आपकी हो गई कौन सी? रियल गैस इक्वेशन, जिसको वॉन डर वॉल गैस इक्वेशन कहेंगे। इसमें ये हिस्सा प्रेशर करेक्शन का है, ये हिस्सा वॉल्यूम करेक्शन का है, और ये हो गई वॉन डर वॉल इक्वेशन। अब एक एक करके वो करेक्शंस को हम डिटेल में समझेंगे। जैसे वॉल्यूम करेक्शन में एन बी आ रहा है, तो एन तो चलो मोल से, बी क्या है, बी की वैल्यू किस पर डिपेंडेंट रहेगी, बी की यूनिट क्या होगी, इन सब पर अब हम चर्चा करेंगे इंडिविजुअली इन करेक्शंस पर। बट पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन है, जो कि रियल गैसेस ओबे नहीं करती हैं हर कंडीशन पे, लेकिन जो रियल गैस ओबे करती है वो करती है पी प्लस ए स्क्वायर बाय वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू एनआरटी, विच इज योर रियल गैस और वॉन डर वॉल गैस इक्वेशन। कंसेप्ट क्लियर हो गया पूरे पार्ट का? एकदम क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। एक एक करेक्शन को हम देखते हैं, पहले स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने एक एक करेक्शंस को तो देख लिया है। नाउ मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। नाउ करेक्शंस फॉर डेविएशंस इन वॉन डर वॉल्स इक्वेशन। सबसे पहले है करेक्शन ऑफ वॉल्यूम। करेक्शन ऑफ वॉल्यूम, यहां पर समझेंगे करेक्शन ऑफ वॉल्यूम को। V1 in the ideal gas equation represents an ideal volume. Actually it's VI. सपोज करो आपके पास VI है, तो VI जो आइडियल गैस इक्वेशन में होगा, इट रिप्रेजेंट्स एन आइडियल वॉल्यूम वेयर द मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रीली, जहां मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। इन रियल गैसेस अ पार्ट ऑफ द टोटल वॉल्यूम इज हाउएवर ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस।
इसमें एक हिस्सा जो होगा वो गैस के मॉलिक्यूल्स का भी होगा, जिसको वो कभी भी ऑक्यूपाई कर नहीं सकते, मतलब एक्चुअली वो उसमें स्प्रेड नहीं हुए। तो जो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है उसमें से उस गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हमें माइनस करना पड़ेगा, जिसकी बात मैंने आपको कही थी कि भैया वॉल्यूम करेक्शन में तो वो करना पड़ेगा। कैसे होगा वो वॉल्यूम करेक्शन देखेंगे। ये ना मेरे पास कंटेनर, ये रहा मेरे पास एक कंटेनर, ये रहा मेरे पास एक कंटेनर, इसमें ये मेरे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, मैंने सारे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर दिया एक तरफ, एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर रिजिड स्फीयर्स। स्फीयर्स है तो दे विल हैव सर्टेन वॉल्यूम, इनके पास खुद का कोई वॉल्यूम होगा। सपोज करो n मोल की गैस है तो ये इतना वॉल्यूम इनका माइनस होगा। ये टोटल वॉल्यूम है इसका, ये वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है, तो दिस इज वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। इसको V बोल दें, एंड दिस इज वॉल्यूम ऑफ द गैस, इसको Vg बोल दें। तो जाहिर सी बात है जो वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेंगे, द वॉल्यूम actually occupied is V minus Vg, is V minus Vg, क्योंकि एक्चुअली जो वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेंगे वो क्या होगा, कैपिटल V माइनस Vg होगा। सो दिस इज कैपिटल V माइनस Vg, ये वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेंगे, ये वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेंगे। अब सवाल है Vg है क्या, Vg है क्या, गैस का मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है कहना चाहिए। सवाल है कि उसको निकालेंगे कैसे, गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम तो है, लेकिन सवाल है कि इस वॉल्यूम को निकालेंगे कैसे। मान लेते हैं कि जो एक गैस का मॉलिक्यूल है, लाइक दिस मॉलिक्यूल, ये जब ऑक्यूपाई करता है तो ये अपना वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई करेगा, मतलब ये अपना वॉल्यूम जो गैस के मॉलिक्यूल्स का होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, वो तो ऑक्यूपाई करेगा, जो कि 4/3 पाई आर क्यूब से निकाला जाएगा, वो वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन जब ये किसी और के साथ आता है, कई मॉलिक्यूल्स के साथ आता है, तो इसके बीच में एक वॉइड्स बन जाते हैं ये। और आप कोशिश कर लो कितने भी मॉलिक्यूल्स को पास पास रखने की, कुछ वॉइड्स उनके बीच में हमेशा बनेंगे, कुछ वॉइड्स उनके बीच में हमेशा बनेंगे। जैसे मैंने कोशिश कर ली कि इन मॉलिक्यूल्स को मैं इकट्ठा कर लूं, लेकिन एक चीज इसमें बड़ी आसानी से मेरे को दिख रही है कि इनमें भी मेरे को कुछ गैप्स दिखेंगे, कुछ वॉइड्स दिखेंगे, कुछ जगह इनके बीच में मुझे खाली मिलेगी। तो एक्चुअली ये उस जगह को भी घेरेंगे तो नहीं, मतलब ये जगह वो वॉल्यूम में काउंट होगी नहीं, ये तो वेस्ट हो रही है। मतलब यहां पर दो जगह वेस्ट हो रही है। अगर हम इसको ध्यान से समझें, एक तो गैस के मॉलिक्यूल्स का खुद का वॉल्यूम, जिसको मैं V मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बोल सकता हूं, मतलब मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बोल सकता हूं, और एक इनके बीच की जो खाली जगह है, वो वॉइड्स की जो जगह है, वो जो कि गैस के एक्सपेंशन के दौरान या कोई भी लॉ लगाने के दौरान वो उस जगह के वॉल्यूम को नहीं घेर सकते, तो ये जगह आपकी वेस्ट होगी। इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम मान लें Na मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, अगर 1 मोल हमारे पास ऐसा है तो 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स, 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स, तो 1 मोल में अगर हमारे पास Na मॉलिक्यूल्स हैं तो Na मॉलिक्यूल्स में ये 4 गुना आपको वेस्ट होगी जगह, मतलब 4Na इंटू V मॉलिक्यूल के बराबर की जगह वेस्ट होगी। कितनी जगह ये वेस्ट होगी, 4Na इंटू V मॉलिक्यूल की जगह। और यही वॉल्यूम जो होगा गैस का, इसी को हम कह देंगे को वॉल्यूम और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। इसी वॉल्यूम को हम कह देंगे को वॉल्यूम और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, क्योंकि ये वॉल्यूम आपने एक्सक्लूड नहीं इंक्लूड नहीं किया, तो ये आपका कौन सा वॉल्यूम हो जाएगा, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, क्योंकि ये वॉल्यूम आपने इंक्लूड नहीं किया, तो फिर एक्सक्लूड कर दिया, और एक्सक्लूड कर दिया तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को ही वो कह रहे हैं बी। दिस इज वॉट यू आर हैविंग एज बी। तो अल्टीमेटली आपके पास बी क्या हो गया, 4 टाइम्स Na
इंटू वी ऑफ मॉलिक्यूल्स, वी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये आपके पास बी हो गया। अब यहां पर जो बी है वो मतलब अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो, इंटू एवोगैड्रोस, क्योंकि एवोगैड्रोस नंबर मतलब इतने मॉलिक्यूल से अगर 1 मोल गैस है तो 1 मोल है तो इतने मॉलिक्यूल से, तो ये बी की वैल्यू हो गई। और फिर 1 मोल के लिए इतना है बी, तो 2 मोल के लिए 2b, 3 मोल के लिए 3b, n मोल्स के लिए nb। अब हालांकि इसमें मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि 4 इंटू वी जो वी मॉलिक्यूल्स आया ये कैसे आया, ये 4 टाइम्स ऑफ वी मॉलिक्यूल कैसे आया। एन तो चलो इतना एवोगैड्रोस नंबर है, लेकिन ये वॉल्यूम कैसे वेस्ट हो रहा है, इतना वॉल्यूम कैसे वेस्ट हो रहा है, मॉलिक्यूल का तो खुद का वॉल्यूम हो रहा है, उसका 4 गुना क्यों ये वेस्ट हो रहा है। तो इस बात को यहां पर ऐसे समझेंगे, इस बात को यहां पर ऐसे समझेंगे जैसे hence the free volume of real gases Vi is the total volume V minus the volume occupied by the gas molecules. If B represents the effective volume occupied by the molecules of 1 mole of a gas, therefore for n moles of a gas V1 is given by, or Vi is given by V minus NB. For 1 mole it is V minus B, for 1 mole of gas it is V minus B. So this implies for n moles of gas, for n moles of gas, for n moles of gas, it will be V minus NB. It will be V minus NB. So this will become for n moles of gas, it will become V minus NB. तो ये एक्चुअली वॉल्यूम होगा जो ऑक्यूपाइड होगा। अब इसमें B जो है हमने 4Na मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, तो वो भी मैं बता देता हूं, where B is called as excluded volume और को वॉल्यूम, ये पुरानी बातें हैं। नाउ वो जो मैं बताना चाह रहा हूं क्या, कि जो B मैंने लिखा है वो क्या लिखा है, 4 टाइम्स Na इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसको मैंने और स्पेसिफाई कैसे किया था कि 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल इंटू Na से, तो ये 4 इंटू वी मॉलिक्यूल कैसे आया, इस पर अब हम चर्चा करेंगे। यहां पर देखेंगे, इफ वी कंसिडर ओनली बायोमोलिकुलर कोलिजन्स, कौन सा कोलिजन सिर्फ कंसिडर करें भैया, बायोमोलिकुलर कोलिजन्स। व्हाट डू यू मीन बाय बायोमोलिकुलर कोलिजन्स, हम ये मानकर चलते हैं कि जो सिर्फ 2 मॉलिक्यूल है वो कोलाइड कर रहे हैं, जो सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स है दे विल गोइंग टू कोलाइड विद वन अनदर, तो 2 मॉलिक्यूल्स का कोलिजन हो रहा है, तो आपका पास ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये कोलाइड कर रहा है। अब जब ये मॉलिक्यूल इससे कोलाइड कर रहा है तो हम ये मानकर चलेंगे कि यहां से यहां तक की जो रेडियस होगी दोनों के सेंटर की, वो होगी 2r, दैट विल बी 2r, क्योंकि ये आप r मान लिए तो ये भी आपके मॉलिक्यूल का r होगा, तो यहां से यहां तक की रेडियस होगी 2r। मतलब 2r के रेडियस में जितने मॉलिक्यूल्स आएंगे बायोमोलिकुलर्स में वो कोलिजन कर रहे हैं। फिलहाल तो हमने 2 मॉलिक्यूल्स दिखाए, बट एक मॉलिक्यूल यहां से भी आएगा, एक यहां से भी आएगा, यहां से भी आएगा, तो एक सर्कल बनेगा जिसका रेडियस हो जाएगा 2r, और 2r रेडियस है ये करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। सो देन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर ऑफ रेडियस 2r, sphere of radius 2r represents the excluded volume per pair of molecule as shown in the figure, per pair of molecule as shown in the figure, मतलब 2 मॉलिक्यूल के द्वारा इतना excluded volume ऑक्यूपाई किया गया है। So what is the excluded volume? Excluded volume occupied by pair of molecules, by पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब अगर 2 मॉलिक्यूल का कोलिजन अज्यूम कर लिया तो 2 मॉलिक्यूल्स का जो कोलिजन हो रहा है वो इसी रेडियस में होगा। यह r रेडियस का एक एटम है, r रेडियस का दूसरा मॉलिक्यूल, मतलब r रेडियस का एक मॉलिक्यूल r रेडियस का दूसरा मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, तो ये 2r के इसमें टकरा रहे हैं, क्योंकि ये यहां से आया, यहां से भी आ सकता है, 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 यहां से कहीं से भी आ सकता है, तो कितना वॉल्यूम में वो आएगा और कोलिजन करेगा। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, एक्चुअली r क्यूब के बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब, एंड हियर वी नो दैट r इज नथिंग बट इट इज 2r।
कैपिटल आर इज नथिंग बट स्मॉल 2r के बराबर है, 2 इंटू स्मॉल आर के बराबर है, क्योंकि ये कैपिटल आर हो गया, ये आपका पूरा कैपिटल आर हो गया यहां से यहां तक का, जो 2 इंटू स्मॉल आर के बराबर है। तो इसको अगर हम यहां रखें, दिस इंप्लाइज इट विल बिकम 4/3 पाई इंटू 2r का क्यूब। सो दिस विल बिकम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 8, क्योंकि 2 का क्यूब हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। ये क्या है? बाय पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है बाय पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमें सिंगल मॉलिक्यूल का निकालना है, क्योंकि कितने मॉलिक्यूल्स है उसको तो हमने Na से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमें सिंगल मॉलिक्यूल का निकालना है। तो सिंगल मॉलिक्यूल का क्या बन जाएगा देखेंगे यहां पर। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सिंगल मॉलिक्यूल बाय सिंगल और co-volume of a single volume, not volume occupied by, it should be co-volume or excluded volume. Excluded volume occupied by not pair of molecules but by single molecule. एक मॉलिक्यूल कितना करेगा? तो एक मॉलिक्यूल करेगा कितना? 1/2 ऑफ 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, इतना करेगा। क्योंकि पेयर से 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 8 कर रहा था, तो पेयर से मतलब 2 मॉलिक्यूल से, तो भैया एक मॉलिक्यूल कितना करेगा? इसका आधा करेगा। अब इसका आधा करेगा तो कुछ नहीं करना हमको, यहां से 1/2 इंटू 8 में ये 4 हो गया और ये 1 हो गया, तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इज व्हाट? वॉल्यूम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। ये वॉल्यूम है सिंगल मॉलिक्यूल का, दिस इज अ वॉल्यूम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। तो यहां से ये क्या आ जाएगा? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सिंगल मॉलिक्यूल, occupied by single molecule is equal to 1/2। फिर से दिखा देता हूं, यहां पर 8 आ गया था, ये 4/3 पाई आर क्यूब था एज इट इज, यहां से 1/2 और 8 कैंसिल हो जाएंगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा, तो ये हो गया, इट विल बी 4 इंटू, एंड व्हाट इज दिस? वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल, तो 4 इंटू 1 मॉलिक्यूल। ये आ गया वॉल्यूम बाय को वॉल्यूम और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सिंगल मॉलिक्यूल। सो नाउ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल मॉलिक्यूल कितना होगा? सो नाउ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय Na मॉलिक्यूल्स। Na मॉलिक्यूल्स इसलिए क्योंकि Na मतलब, एंड दिस इज को वॉल्यूम, ठीक है, को वॉल्यूम कह लो या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कह लो। बाय Na मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा? Na मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा? Na मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा? 4 इंटू V मॉलिक्यूल इंटू Na, यही हो जाएगा। तो यही चीज हमने स्टार्टिंग में लिखी थी। और जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होता है Na मॉलिक्यूल्स मतलब 1 मोल के मॉलिक्यूल्स के द्वारा, क्योंकि Na मॉलिक्यूल्स इज नथिंग बट 1 मोल का मॉलिक्यूल, दिस इज 1 मोल, दिस इज नथिंग बट दिस इज 1 मोल। तो उस वॉल्यूम को हम किससे डिनोट करते हैं? B से, दैट इज व्हाई दिस विल बिकम B, ये आपका B हो जाएगा। तो व्हाट इज B? इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ V मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल इनटू Na। समझ में आया? ये आ गया आपके पास B। एंड फॉर n मोल्स इट विल बिकम, फॉर n मोल्स, क्योंकि ये तो 1 मोल के लिए है, ये तो 1 मोल के लिए,
तो n मोल्स के लिए क्या हो जाएगा, इट विल बिकम NB, तो ये NB बन जाएगा, दिस विल बिकम NB, यानी कि इस नंबर को हम n से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास NB आ जाएगा। तो ये वो वॉल्यूम होगा जो आपको यहां पर मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और दिस इज कॉल्ड एज को वॉल्यूम, जो आपको n मोल से मिलता है एंड इट इज NB, जहां B जो होगा वो 4 इंटू V मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल इंटू Na विच इज एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होगा। तो ये आपको बेसिकली मिलेगा NB। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास फॉर्मूला आता है जो आपको वॉल्यूम का मिलता है और इस तरीके से आपको वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला यहां पर बनता है। तो सेम चीज आपने यहां पर लिखी हुई थी जो मैंने बहुत पहले ही लिखवा दी थी यहां पर, ये तो ये चीज को एक्सप्लेन किया कि 4 इंटू वी मॉलिक्यूल कैसे आएगा, इंटू Na कैसे आएगा। तो 4 इंटू वी मॉलिक्यूल इंटू Na कैसे आएगा, ये यहां पर अपने को क्लियर हो गया पूरे तरीके से। क्लियर हो गया? एकदम क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इस चीज का, सारी चीज का एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यहां पर, यहां से अपन स्क्रीनशॉट लेंगे पूरा। इसके आगे फिर यहां पर भी स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद आगे फिर ये भी, यहां पर हमने कैलकुलेशन स्टार्ट की थी, पूरी चीजों को समझना स्टार्ट किया था कि R क्या है, 2R क्या है, और यहां पर फिर हम लोगों ने इसको पूरे तरीके से सॉल्व किया था। ये पूरे तरीके से हमने यहां पर इसको सॉल्व किया था। क्लियर हो गया? फॉर n मोल्स इट विल बी NB। ठीक है, तो यहां पर ये चीज समझनी है और यही चीज यहां पर भी बताइए। देखो वही कैलकुलेशन, दस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज 4/3 पाई 2R का क्यूब, इट विल बी 2R का क्यूब। ठीक है, नॉट 2 पाई R का क्यूब, इट विल बी 2R का क्यूब। 4/3 पाई 2R का क्यूब, 2R का क्यूब करोगे तो यू विल गेट 8R क्यूब एंड 4/3 पाई R क्यूब आ जाएगा 8। तो फिर आप 1/2 करोगे क्योंकि ये पर पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स था, ये पर पेयर मतलब 2 मॉलिक्यूल्स थे, तो फिर एक मॉलिक्यूल के लिए कितना होगा, देखो 1/2 कर दिया। 1/2 इंटू 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब 1/2 इंटू 8 करोगे तो यू विल गेट 4 और 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब क्या है, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, तो इट विल बिकम 4 इंटू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ मॉलिक्यूल। सिंस B रिप्रेजेंट्स द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल ऑफ अ गैस, अब जो B होता है वो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल होता है, एक मोल के लिए होता है। तो ये तो आपके पास एक मॉलिक्यूल के लिए, तो एक मोल के लिए कैसे निकालोगे, इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये Na से देखो मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रो नंबर। As simple as that. It is obvious that B equal to Na into 4 into 4/3 pi r cube. इसलिए जो B हो गया वो 4 into Avogadro's number into volume of individual molecules हो गया। 4 into Avogadro's number into volume of individual molecules। तो इसी को मैंने आपको कहा कि ये जो B हो गया है ये 4 into Avogadro's number is Na into volume of individual molecule, तो V molecule, यही चीज हमने लिखी है। और ये भी अभी एक मोल के लिए है, n मोल्स के लिए ये NB हो जाएगा। तो n मोल्स के लिए ये हो जाएगा NB, तो इट विल बी NB फॉर n मोल्स। n मोल्स के लिए इट विल बी NB, तो NB हो जाएगा n मोल्स के लिए। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एकदम क्लियर हो गया ये वाला पार्ट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कई बार हमसे ये भी पूछा जाता है कि सर B की यूनिट क्या है। ठीक है, अब B तो समझ में आ गया, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ गैस पर मोल है, इट्स एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ गैस पर मोल है। पर मोल है, लेकिन हमें यह समझना है जो B होगा उसकी यूनिट क्या होगी। तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं यूनिट ऑफ B, वॉल्यूम है एक्चुअली B, तो B इज इक्वल टू NB, वॉल्यूम इज इक्वल टू NB। एक्चुअली ये तो वॉल्यूम है, n मोल्स का वॉल्यूम अगर मल्टीप्लाई कर दें तो बेसिकली B एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, लेकिन n मोल्स का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये टोटल वॉल्यूम बन जाएगा B। तो फ्रॉम हियर B कैन बी रिटन एज V बाय N। What is volume? It is liter, N is moles, तो it is liter per mole। तो B की यूनिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी लीटर पर मोल, यानी कि लीटर मोल इनवर्स। सो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, लीटर मोल इनवर्स। तो B की यूनिट हो जाएगी लीटर पर मोल, यानी कि लीटर मोल इनवर्स, ये आपको B की यूनिट मिल जाएगी। क्लियर हो गया? तो
तो गॉट दिस थिंग कि बी की यूनिट क्या होगी, तो बी की यूनिट होगी लीटर पर मोल और लीटर मोल इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स, लीटर पर मोल कह लो या लीटर मोल इनवर्स कह लो, आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन ये आपकी होगी बी की यूनिट। ठीक है, तो यूनिट ऑफ बी भी कई बार पूछी जाती है। ठीक है, एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बी तो हमने देख ही लिया है। बी क्या है बेसिकली, इट्स इक्वल टू 4 टाइम्स इंटू Na इंटू V ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। बार बार बता रहा हूं क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट चीज है, ये अपने को लेकर चलना है। और फिर वॉल्यूम करेक्शन क्या होगा, V माइनस NB, क्योंकि ये आपको NB इसमें माइनस करना पड़ेगा। दिस इज कंसिडर्ड एज वॉल्यूम करेक्शन। आप इसको क्या मान लोगे, एक वॉल्यूम करेक्शन। करेक्शन क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आपने इसको कहां करेक्ट किया है, आइडियल गैस में करेक्ट किया है। तो आइडियल गैस में अपन जब करेक्ट करेंगे तो ये V माइनस NB यानी कि वॉल्यूम करेक्शन आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये था सारी बातें किसको लेकर, वॉल्यूम्स को लेकर। अब हम लोग देखते हैं प्रेशर करेक्शन के बारे में। अब सारी चीजें हम लोग जो करेक्ट करते हैं वो करते हैं प्रेशर करेक्शन के बारे में। तो प्रेशर करेक्शन को अब देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, यहां से पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। यहां तक तो हम ले चुके हैं स्क्रीनशॉट, यहां से स्क्रीनशॉट ले लो पूरा। ये वही कैलकुलेशन है प्रिंटेड फॉर्म में जो मैंने अभी आपको करवाया, वही कैलकुलेशन है। और ये आपका अभी यूनिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट, क्योंकि कई बार आईआईटी में ना यूनिट भी पूछी जाती है। ए और बी जो वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट है उनकी दोनों की यूनिट बताओ। तो बी की यूनिट तो तुम्हारे सामने, ए की यूनिट पूछी जाएगी तो वो अभी मैं बताऊंगा। नाउ नेक्स्ट इज करेक्शन ऑफ प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं प्रेशर करेक्शन। इक्वेशन में तो याद है प्रेशर करेक्शन क्या था, P प्लस AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर, यही था ना। और वॉल्यूम करेक्शन क्या था, V माइनस NB इक्वल्स टू nRT, यही था। सो दिस वॉज प्रेशर करेक्शन। ये था वहां पर प्रेशर करेक्शन। दिस वॉज P प्लस AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर, प्रेशर करेक्शन। नाउ ये कैसे आया, कैसे करेक्ट किया, इसमें A क्या है वो सारी बात करते हैं। कंसिडर अ मॉलिक्यूल A इन द बल्क ऑफ अ वेसल as shown in the figure. This molecule is surrounded by other molecules in a symmetrical manner with the result that this molecule on the whole experiences no net force of attraction. फिगर की जो बात कर रहे हैं वो इस फिगर की बेसिकली बात कर रहे हैं आगे, ये वाले फिगर की, ये इस मॉलिक्यूल की। हालांकि मैं इसको वहीं बना रहा हूं, ठीक है ना, आप उसकी चिंता मत करना, समझते हुए चलना कंसेप्ट को। जब हमने इस मॉलिक्यूल की बात करी, हमने कहा इसके सामने एक दीवार है जिसकी तरफ ये मॉलिक्यूल अप्रोच कर रहा है, तो वो डेफिनेटली इस दीवार पर एक फोर्स लगाएगा। डेफिनेटली ये जो दीवार है वो इस दीवार पर एक फोर्स लगाएगा जो उसका एक प्रेशर काउंट देगी, विच इज एक्सटर्नल प्रेशर। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ सामने की दीवार पर ये फोर्स लगाएगा, क्योंकि रियलिटी में तो, असलियत में तो इस गैस के पीछे भी कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जिसके पीछे भी ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, जिसके पीछे भी अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। मतलब कहने को ये मॉलिक्यूल जो आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, यूनिट एरिया पर एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहा है, वो पीछे के मॉलिक्यूल्स पर भी एक फोर्स लगाएगा, वो पीछे के मॉलिक्यूल्स पर भी एक फोर्स लगाएगा। ये एक ऐसी फोर्स लगाएगा पीछे के मॉलिक्यूल्स पर। और जब पीछे के मॉलिक्यूल्स पर फोर्स लगाएगा, जब पीछे के मॉलिक्यूल्स पर ये फोर्स लगेगा, तो इसके कारण एक इंटरनल प्रेशर भी यहां पर डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, इंटरनल प्रेशर। भैया मॉलिक्यूल है, बोले आगे मैं धक्का दे रहा हूं, सपोज करो एक दीवार है, मैं इसको आगे धक्का दे रहा हूं, लेकिन उस रूम में 2-3 लोग हैं जो मेरे को दीवार को धक्का देने से रोक रहे हैं, तो वो ऐसा मेरा पेट पकड़ के पीछे खींच रहे हैं, ऐसे कमर से पीछे खींच रहे हैं। तो क्या मैं दीवार पर अपनी पूरी क्षमता से फोर्स लगा पा रहा हूं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ क्षमता मेरी उन लोगों से लड़ने में भी जा रही है, क्योंकि कुछ क्षमता से मैं अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे भी लड़ाई कर रहा हूं, उनका भी विरोध कर रहा हूं, और उनके विरोध के से ही मैं फोर्स लगा रहा हूं। तो मेरा जो इंसान इस रूम के बाहर है, जो दीवार के उस साइड खड़ा है, उसको सिर्फ क्या लगेगा कि यार जो मेरी दीवार, ये जो दीवार है, इस पर जितना दबाव अंदर सर लगाएंगे, सर की वही क्षमता होगी। लेकिन उसको यह क्या पता कि यार अंदर सर आपस में कुछ लोगों से लड़ भी रहे हैं, तो सर की कुछ एनर्जी, सर की कुछ ताकत, सर की कुछ क्षमता अंदर के मॉलिक्यूल से भी लड़ने में लग रही है।
मेरी बात समझ में आ रही है? जो बाहर बच्चा खड़ा होगा वो तो यही सोचेगा कि यार सर ने जहां बाहर जितना फोर्स लगाया है वही फोर्स उनकी क्षमता है, वही प्रेशर है उनका। उसको ये क्या पता, क्योंकि वो तो अंदर नहीं है ना कमरे के, तो उसको ये क्या पता कि मैं अंदर भी कुछ लोगों से लड़ रहा हूं, तो वो काउंट करता ही नहीं है। तो मतलब इस गैस का सिर्फ एक्सटर्नल प्रेशर काउंट हो जाता है, जो कि आइडियल में काउंट होता है, जो कि गलत प्रेशर काउंट होता है। क्योंकि असल में ये जो प्रेशर है रियल प्रेशर है। असल में ये जो प्रेशर है कौन सा प्रेशर है भाई? रियल प्रेशर है। और हमें पता है कि रियल में आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि रियल में जब आप देखोगे तो आइडियल विल बी इक्वल टू पी रियल, ये आर लिख देता हूं, प्लस इंटरनल प्रेशर, ये इंटरनल प्रेशर पी इंट, जिसको इग्नोर कर दिया था, जिसको सिर्फ जो दिख रहा था वही मान लिया था कि यही प्रेशर लगेगा, लेकिन उसमें असलियत कुछ और थी। तो अब हम जाकर ये इंटरनल प्रेशर ऐड करेंगे, फिर हम वो प्रेशर बनाएंगे जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन में लगा सकते हैं, ये वाला प्रेशर, ये वाला। अब ये पी इंट कैसे निकलेगा ये इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज तो लेकिन क्लियर हो गई कि जो रियल प्रेशर होगा वो आइडियल प्रेशर से कम हो, मतलब आइडियल प्रेशर जो होगा वो रियल प्रेशर से ज्यादा होगा। तो वी हैव पी आइडियल विच विल बी मोर देन पी रियल, पी रियल, क्योंकि आइडियल में जितना हमें रियलिटी में दिख रहा है उसके पीछे भी कुछ वेपर प्रेशर है, उसके पीछे भी कुछ वो इंटरमोलिकुलर लगा रहा है, जो कि बाहर वाले बंदे को नहीं दिखाई दे रहा। मैंने कहा ना, जो बाहर बंदा बैठा हुआ है उसको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसको ये लगेगा कि यार जो इस दीवार पे फोर्स लग रहा है वो उतना ही फोर्स लग रहा है जितना हमको पता चल रहा है। लेकिन ये तो अंदर के लोगों को पता है ना कि अंदर वाला मॉलिक्यूल अंदर वाले लोगों से भी लड़ाई कर रहा है, अंदर वाला मॉलिक्यूल अंदर के लोगों से भी लड़ रहा है। तो ये बात बाहर नहीं पता चलती, तो बाहर वाले को ये बताना पड़ेगा कि भाई साहब ये जो प्रेशर है इसमें अंदर कुछ इंटरनल प्रेशर भी है जो ऐड होकर ही आइडियल बनेगा, तब जाकर आइडियल को हम बोलेंगे कि वो रियलिटी में जो दिख रहा है वेपर प्रेशर उससे ज्यादा होगा। तो ये प्रेशर करेक्शन आपको करना होगा, ये प्रेशर करेक्शन आपको करना होगा। हां, अब सवाल उठता है कि सर, अब सवाल उठता है कि सर ये जो पी इंट होगा जिसको अपन ऐड कर रहे हैं इंटरनल प्रेशर, सर ये कितना होगा, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सी बात है, जो इंटरनल प्रेशर है वो दो फैक्टर्स पे चलेगा। बहुत सिंपल सा खेल है, वो दो फैक्टर्स पे चलेगा, दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होगा। पहला कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कितने ज्यादा हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और दूसरा कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जो मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं एक दूसरे से वो किस फ्रीक्वेंसी से टकरा रहे हैं। क्योंकि देखो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे कोलिजन्स उतना ज्यादा होगा, कोलिजन्स मॉलिक्यूल्स उतने ज्यादा टकराएंगे। मान लो मैं एक कमरे में हूं, ये एक यूनिट, एक वी वॉल्यूम का कमरा है मान लेते हैं, और इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, और हम सारे रैंडम मूव कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं। हम लोग एक मॉलिक्यूल है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हम लोग मूव कर रहे हैं, तो बहुत सारी भीड़ है अगर इस रूम में, तो क्या होगा, टकराने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, और जितने ज्यादा बार हम लोग टकराएंगे उतना ज्यादा प्रेशर इंटरनली लगेगा, इंटरनली उतना प्रेशर लगेगा। तो इसका मतलब ये हो गया वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। दूसरा वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, कि भैया मॉलिक्यूल्स एक सेकंड में कितनी बार कोलाइड कर रहे हैं, एक सेकंड में कितनी बार कोलाइड कर रहे हैं, क्योंकि जितनी बार भी कोलाइड करेंगे हर बार मोमेंटम बदलेगा, यानी कि हर बार कोई ना कोई फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से वहां पर हम कह सकते हैं कि प्रेशर एक्सर्ट होगा। देखो प्रेशर के पीछे फोर्स है, फोर्स के पीछे मोमेंटम का बदलाव है। तो मोमेंटम का बदलाव किस पर डिपेंड करेगा, पहली बात तो मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन कितना ज्यादा है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसमें हैं तो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। मान लो अगर इसी कमरे में कम मॉलिक्यूल्स हो गए, मान लो 1 2 3 लोग ही हैं बस, तो फिर कम टकराएंगे, तो फिर वहां पर कोलिजन कम होगा, कोलिजन कम होगा, फोर्स मोमेंटम में चेंज कम आएगा, फोर्स चेंज कम आएगा मोमेंटम में, तो फोर्स मतलब कम होगा, फोर्स कम होगा मतलब पी इंटरनल कम होगा, मतलब ये पी इंटरनल के जो फैक्टर्स है वो कम हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया। एंड सेम कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कितनी बार एक सेकंड में कोलिजन होगा, जितना ज्यादा कोलिजन एक बार में होगा उतनी बार मोमेंटम बदलेगा, जितनी बार मोमेंटम बदलेगा उतना बड़ा फोर्स होगा, जितना बड़ा फोर्स होगा उतना बड़ा प्रेशर होगा। समझ गए। तो ये दोनों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अब अगेन सवाल उठता है कि ये पी इंट ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर के बराबर कैसे आया। ये जो पी इंट है ना, ये वाली वैल्यू, ये पी इंट है एक्चुअली,
तो अल्टीमेटली पी इंट दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सवाल ये उठता है कि ये इसके बराबर कैसे आया। चर्चा कर लेते हैं, ध्यान से सुनेंगे। अब मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ये सामने एक दीवार है जिसकी तरफ ये बढ़ रहा है, ये सामने एक दीवार है जिसकी तरफ ये बढ़ रहा है, ऐसे फोर्स लगाएगा। लेकिन पीछे कुछ मॉलिक्यूल्स भी हैं जो इसको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, जो इसको अपनी तरफ खींचेंगे, है कि नहीं है? जो इसको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, जिसको अपनी तरफ खींचेंगे। तो ये फोर्स एक आगे तो लगा रहा है, दिस इज एक्सटर्नल प्रेशर, जो कि रियल प्रेशर है। लेकिन अंदर ही अंदर एक फोर्स और लगेगा जो इसको यहां खींचेगा, ये खींचेगा, ये खींचेगा, ये खींचेगा, ये खींचेगा, ये इंटरनल फोर्स। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं दीज आर ए टाइप मॉलिक्यूल्स जिनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड दीज आर बी टाइप मॉलिक्यूल्स जो उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। ए टाइप मॉलिक्यूल्स है और ये बी टाइप मॉलिक्यूल्स है। ये भी बात मान लेते हैं कि n इज द नंबर ऑफ टोटल मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, n नंबर ऑफ मोल्स हैं गैस के। हालांकि अगर n मोल्स हैं तो मॉलिक्यूल्स की संख्या n इंटू Na हो जाएगी। मॉलिक्यूल्स जो हो जाएंगे वो n इंटू एवोगैड्रोस नंबर हो जाएंगे, स्मॉल n इंटू एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो आप मॉलिक्यूल से भी प्रोपोर्शनल बोल सकते हो या फिर आप सिंपल मोल से प्रोपोर्शनल बोल सकते हो। एंड जो वॉल्यूम है जिस कंटेनर में हमने रखा है, लेट द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर बी V। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बी V, वॉल्यूम कंटेनर का V है। अब मेरे को बताओ n मोल्स गैस के मौजूद है V वॉल्यूम में, राइट? A और B के मॉलिक्यूल्स हैं, या कह लो A और B के मोल्स हैं कुछ। ये A टाइप है, ये B टाइप है, ये A हमारा ऑब्जर्व वाला मॉलिक्यूल है। गैस एक ही है। कई बच्चे ये समझते हैं कि सर A और B है बोल दिया तो दो गैस हो गई क्या? नहीं, गैस एक है। A और B मैंने कैसे टाइप दिया है कि मैं जिसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, जिसके कारण मैं मान रहा हूं प्रेशर लग रहा है, वो मेरा A मॉलिक्यूल है। और जो उसको अपनी तरफ पीछे और मॉलिक्यूल खींच रहे हैं जो उसी गैस के हैं, उनको मैंने बी टाइप का मॉलिक्यूल मान लिया। फिलहाल मैंने इनको कैटेगरी अलग कर दिया। एक ए है जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, जिसको मैं देख रहा हूं कि कितना प्रेशर लगाएगा, और इसी का मैं पी इंट कैलकुलेट कर रहा हूं। पी इंट बोले तो इंटरनल प्रेशर। और जो पीछे हैं जो उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, दोज आर बी मॉलिक्यूल्स। वो कौन से मॉलिक्यूल्स है? वो बी मॉलिक्यूल्स है जो उसको अपनी तरफ पीछे खींच रहे हैं। अब सवाल उठता है, कोई पूछे कि पी इंट होगा क्या? तो एक बात तो कंफर्म है कि जो पी इंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए टाइप के मॉलिक्यूल्स के भी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टाइप के मॉलिक्यूल्स के भी। जो पी इंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए के भी और कंसंट्रेशन ऑफ बी के भी। क्यों? क्योंकि ए टाइप का कंसंट्रेशन जितना होगा और बी टाइप के मॉलिक्यूल्स जितने होंगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और दोनों एक साथ क्यों ले रहे हैं? क्योंकि दोनों एक साथ कोलिजन करेंगे। तो दोनों के कंसंट्रेशन जब एक साथ लेंगे तभी कोलिजन करेंगे और तभी इंटरनल प्रेशर डेवलप होगा। तो पी इंट इज कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। नाउ व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ ए? व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ ए? ए के मोल्स हमने मान लिए एन जो वी वॉल्यूम में है, मतलब वी वॉल्यूम में एन मोल्स हैं, तो कंसंट्रेशन इज अबाउट यूनिट वॉल्यूम। एक वॉल्यूम में कितना होगा? तो वी वॉल्यूम में अगर एन मोल्स हैं तो एक वॉल्यूम में एन बाय वी मोल्स होंगे। सही बात। वी वॉल्यूम में एन मोल्स हैं तो एक यूनिट वॉल्यूम में एन बाय वी मोल्स होंगे। तो मतलब पी इंट will be directly proportional to n by v a के लिए and into concentration of b। अब सवाल उठता है b के लिए कितने होंगे? भैया b के भी मोल्स उतने ही हैं जितने a के हैं, क्योंकि ये तो हमने उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। a और b एक्चुअली है तो एक ही मोल्स ना। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे तुम अभी a को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो a को ऑब्जर्व कर रहे हो और b इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अब एक बार यह भी तो हो सकता है कि तुम बी को ऑब्जर्व करो और ए के मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट करें। यह भी तो हो सकता है, क्योंकि गैस का मॉलिक्यूल तो सेम है ना। ए और बी कोई दो अलग गैस के मॉलिक्यूल्स थोड़ी ना, एक ही गैस के मॉलिक्यूल्स है। तो अभी हम ए को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम फिर बी को भी ऑब्जर्व करेंगे। और कोलिजन आपको दो बार मिलेगा। कैसे? ए बी से टकराएगा तो वो भी कोलिजन बोलोगे, या फिर बी ए से टकराएगा तो वो भी कोलिजन बोलोगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
तो इसका मतलब बी का भी जो कंसंट्रेशन है वो बी के मोल्स जो कि उतने ही है जितने ए के, कहने को एन मोल्स ही है क्योंकि ए के भी एन मोल्स है, बी के भी एन मोल्स है, और कितने वॉल्यूम में, अगेन वी वॉल्यूम में। तो इसका मतलब यूनिट वॉल्यूम में बी के भी मोल्स कितने होंगे, एन बाय वी, एन बाय वी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये n बाय वी इंटू एन बाय वी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो P इंट जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा, P इंट जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा, P इंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n बाय a, n बाय a, n बाय v, सॉरी, n बाय v इंटू n बाय v। ये हो जाएगा P इंट। इसको मैं थोड़ा सा यहां पर लिख देता हूं, तो यहां पर हो जाएगा P इंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n बाय v इंटू n बाय v। समझ में आया? तो यही बात हम यहां पर लिख सकते हैं और यहीं से हमारा फिर फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा जो होगा क्या, P इंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां पर देखते हुए चलेंगे भाई, P इंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n बाय v इंटू n बाय v, बोले तो n स्क्वायर बाय v स्क्वायर। और यहां से अगर अपन फॉर्मूला ओपन करें तो P इंट विल बी इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन ओपन करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन ओपन करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा a एंड नाउ इट विल बिकम an स्क्वायर बाय v स्क्वायर, जहां a कुछ नहीं होगा, a आपका होगा वॉन वॉल कांस्टेंट, a आपका होगा वॉन वॉल कांस्टेंट, और फॉर्मूला बनेगा P इंट इक्वल टू an स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। P इंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय v स्क्वायर, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन ओपन करेंगे तो a आ जाएगा विच इज a n स्क्वायर बाय v स्क्वायर। अब सबसे पहले यहां पर ये देखना है, चलो a तो आ गया, लेकिन व्हाट विल बी द सिग्निफिकेंस ऑफ a, a का सिग्निफिकेंस क्या होगा, हमको ये सिग्निफिकेंस समझना है भाई, a का सिग्निफिकेंस ऑफ a। तो सिंपल सा खेल है, क्योंकि a जो अब आया कांस्टेंट, तो ये एक्चुअली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से डेवलप हुआ। हमारा यहां पर एक मॉलिक्यूल था, जो आगे की तरफ एक फोर्स लगा रहा था, एक कोलिजन कर रहा था, लेकिन उसको पीछे की तरफ से जो मॉलिक्यूल्स थे उनकी तरफ से भी एक फोर्स एक्सर्ट होने लगा था, तो यहां पर क्या हुआ था, ये फोर्स भी मिला था, ये फोर्स भी मिला था, ये फोर्स भी मिला था, और ये फोर्स भी मिला था। अब ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के आधार पर आपका A डिफाइंड हुआ, मतलब कहना चाहिए जो A है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। A जो होगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यानी कि इंटरमोलिक्यूल्स में आपस में जो फोर्सेस लग रहे हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल्स में आपस में फोर्सेस लग रहे हैं, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि A उन लोगों का, उन गैसेस का ज्यादा होगा जिनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो A की वैल्यू सीधे तरीके से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे चलेगी, वही A की वैल्यू P इंटरनल बनाएगी, और फिर उतना ज्यादा प्रेशर में करेक्शन देखने को मिलेगा। तो कई गैसेस होती हैं, हालांकि हर गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड और लिक्विड से कंपेयर करने पर सबसे कम होता है भाई, लेकिन जब हम गैसेस को गैसेस से कंपेयर करते हैं तो किसी में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिलेटिवली ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा A उसका ज्यादा होगा, या जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उसका A भी कम होगा। और यह बात आप लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस से भी कह सकते हो, क्योंकि एक बात कंफर्म है, अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा है तो वो इजीली लिक्विफाइड भी हो सकती है। सो इट मींस हायर इज द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हायर इज द इंटरमोलिकुलर force of attraction, this implies higher is the intermolecular force of attraction, this implies easily a gas can liquefied easily, gas can easily be liquefied, मतलब आप उसको liquefied कर सकते हो बहुत आसानी से। तो जो गैस है उसको आप आसानी से लिक्विफाइड कर सकते हो, मतलब वो बहुत आसानी से लिक्विड बन सकती है। तो फिर आप ये कह रहे हो कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो अपन ये भी कह सकते हैं कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विफिकेशन ऑफ गैस।
बिकॉज लिक्विफिकेशन जितना ज्यादा होगा गैस का उतना उसका ए भी ज्यादा होगा। तो हम यहां पर एक और पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं दैट ए जो कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से तो प्रोपोर्शनल था ही, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से तो प्रोपोर्शनल था ही, नाउ इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। तो इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। तो जितना ज्यादा लिक्विफिकेशन होगा गैस का उतना ज्यादा उसका भी ए देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ऊपर स्टार बनाकर आप लिख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा आपको लिक्विफिकेशन उसका देखने को मिलेगा। अब जैसे सपोज करो हमारे पास दो गैसेस हैं, पोलार और नॉन पोलार। सपोज करो हमारे पास दो गैसेस है, एक पोलार और एक नॉन पोलार। तो सवाल उठता है किस गैस का लिक्विफिकेशन ज्यादा होगा? तो सिंपल सी बात है, जो पोलार गैस है उसका लिक्विफिकेशन ज्यादा होगा। मतलब आपके पास अगर पोलार गैस जैसे HCl है, गैस है, लेकिन एक जगह Cl2 है, तो जो A की वैल्यू होगी करस्पॉन्डिंगली वो HCl के लिए ज्यादा होगी और Cl2 के लिए कम होगी, बिकॉज HCl पोलार है ना। तो अगर HCl पोलार है तो इसका मतलब उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, उसमें लिक्विफिकेशन आसानी से होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इसके पास रहेंगे, H प्लस और Cl माइनस बहुत अट्रैक्टिवली अट्रैक्ट करेंगे, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, जिसकी वजह से A बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से A की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो A की वैल्यू HCl और Cl2 में HCl में ज्यादा रहेगी, HCl में ज्यादा रहेगी, क्योंकि पूरा खेल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर है। दूसरी बात, यहां यह भी सवाल आ सकता है, दूसरा सवाल यह भी आ सकता है कि अगर मान लो F2 है, Cl2 है, Br2 है और I2 है, सारी गैसेस नॉन पोलर है, तो इनका ए का ऑर्डर क्या होगा? ऑल आर नॉन पोलर। सारी गैसेस में पोलैरिटी नहीं है, तो चलो पोलर और नॉन पोलर में तो पोलर का ए ज्यादा होगा। लेकिन अगर मान लो सारी गैसेस नॉन पोलर हो गई तो फिर हमें कैसे पता चलेगा भाई किसकी पोलैरिटी किसके अंदर ए ज्यादा है, किसके अंदर ए नहीं है, क्योंकि सभी नॉन पोलर है। तो फिर आपको ए को डिफाइन करना है किससे? मॉलिक्यूलर मास से। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बेसिकली वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बिकॉज जो वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास से। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ज्यादा उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो सिंपल सा खेल है, जिसका भी मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो फिर ए की वैल्यू उसके लिए ज्यादा होगी। तो ए मतलब मॉलिक्यूलर मास जिसका ज्यादा होगा उसके लिए ज्यादा होगा। क्लियर हो गया? तो इसके हिसाब से ऑर्डर क्या फॉलो करेगा? F2 का सबसे कम, क्योंकि सबसे छोटा मास है, Cl2 का उससे ज्यादा है तो A उसका उससे ज्यादा, Br2 का A और ज्यादा और I2 का A सबसे ज्यादा। रीजन मीन I2 का जो मोलार मास है वो सबसे ज्यादा होगा, जो आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास है वो सबसे ज्यादा होगा। तो आयोडीन में जो मोलार मास देखने को मिलेगा, जो मॉलिक्यूलर मास देखने को मिलेगा वो आयोडीन में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? इसलिए आप A की वैल्यू आयोडीन के केस में सबसे ज्यादा मानोगे। तो जब आप आयोडीन को एक रियल गैस मानकर उस पर रियल गैस इक्वेशन लगाओगे तो इसके लिए A की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। फिर A का जो इंटरनल प्रेशर होगा, इंटरनल प्रेशर वो सबसे ज्यादा होगा आयोडीन के लिए, सॉरी, जो इंटरनल प्रेशर होगा वो सबसे ज्यादा होगा और आयोडीन का इंटरनल प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, तो प्रेशर करेक्शन सबसे ज्यादा उसी में मिलेगा। तो प्रेशर करेक्शन सबसे ज्यादा उसी में मिलेगा, किसमें? आयोडीन में। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये कुछ केसेस हैं, जैसे पोलार और नॉन पोलार के बीच में एक किसका ज्यादा होगा? HCl का, पोलार का। इधर एक किसका ज्यादा होगा? मॉलिक्यूलर मास जिसका ज्यादा होगा। अगर सब नॉन पोलार है तो इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन याद रखना मॉलिक्यूलर मास भी सेकेंडरी होता है। मॉलिक्यूलर मास भी जो होता है वो सेकेंडरी होता है, क्योंकि अगर मानकर चलें दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सपोज करो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लंदन फोर्सेस ना होकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आपको पता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो बेसिकली तो 3 होते हैं, मतलब उसके एक के 2 सब टाइप भी आ जाते हैं तो 5 हो जाते हैं, लेकिन 3 जो होते हैं वो होते हैं लंदन और डिस्पर्जन फोर्सेस पहला,
डायपोल डायपोल इंटरेक्शन दूसरा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीसरा। ये 3 फोर्सेस आपको देखने को मिलते हैं 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में। एवरी टाइम व्हेनेवर देयर इज 2 मॉलिक्यूल्स, तो आपको ये 3 फोर्सेस में से ही आपको कोई ना कोई फोर्स वहां पर मिलेगा। ये वाली बातें तब है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक कैटेगरी का हो। जैसे मानकर चलो सब में लंदन फोर्सेस लग रहे हैं, लंदन फोर्सेस लंदन फोर्सेस लंदन फोर्सेस लंदन फोर्सेस, तो फिर एक इसमें ज्यादा होगा जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, तो इसलिए आयोडीन यहां बाजी जीत गया। लेकिन मान लो एक एग्जांपल और देखता हूं मैं आपको, एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। तीसरा क्वेश्चन मान लो इसको कि सपोज करो एक गैस है O2, एक गैस है N2, एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और एक गैस है अमोनिया NH3। ये अपन ने 4 गैसेस मान ली, ठीक है। अब एक बात तो कंफर्म है कि यहां पर चारों में मॉलिक्यूलर फोर्स सेम नहीं है, क्योंकि देखो O2 में तो चलो डायपोल डायपोल, N2 में भी डायपोल डायपोल सेम मॉलिक्यूल है, CO2 में आपको दिखेगा डायपोल 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 फोर्स, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का डिफरेंस है। NH3 में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगा। तो अगर तुम इनके मॉलिक्यूलर मास देखते हैं तो तुमको लगता है इसका 32 है सबसे ज्यादा है, इसका 28 उससे कम, इसका 44 सबसे ज्यादा, 44 इसका सबसे ज्यादा है और इसका 17 सबसे कम है। तो लगता कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, CO2 का सबसे ज्यादा A का ऑर्डर क्या होना चाहिए, जो वॉन्डरवॉल कांस्टेंट है A, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, CO2 का सबसे ज्यादा, उससे कम O2 का, उससे कम N2 का और सबसे कम अमोनिया का, राइट। क्योंकि अपन ने जो पढ़ा है वो A का मॉलिक्यूलर मास से पढ़ा है कि A का मॉलिक्यूलर मास अगर जिस गैस का भी मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसके लिए A की वैल्यू ज्यादा होगी। तो मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा है, दैट इज 44, और अमोनिया का सबसे कम है 17। तो आपको ऐसा लगेगा कि मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से तो A जो होना चाहिए CO2 का सबसे ज्यादा होना चाहिए और NH3 का सबसे कम होना चाहिए। बट मैं आपको बता दूं NH3 का जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैटेगरी वाला है, क्योंकि अमोनिया में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में गिनी जाती है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिकल फोर्स मानी जाती है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें है। तो भले इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है लेकिन इसका नेचर जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाला है। तो मॉलिक्यूलर मास सेकेंडरी हो गया, जो नेचर हो गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का वो प्राइमरी हो गया, और वो नेचर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो ये ऑर्डर में कुछ नहीं, बस इस NH3 को अपन को आगे लिख देना है। तो एक्चुअली ये वाला ऑर्डर तो गलत है, लेकिन सही क्या करने वाले हैं अब हम NH3 को सबसे आगे लिख देंगे, उससे कम होगा CO2, उससे कम होगा O2 और सबसे कम होगा N2। अब ये ऑर्डर बिल्कुल सही हो गया, अब ये ऑर्डर बिल्कुल सही हो गया, ये अब A की वैल्यू सही दे। समझ में आया। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम A को बहुत डिटेल में समझें, A के सिग्निफिकेंस को हम डिटेल में समझें। A कुछ नहीं, सीधा खेल है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे निर्भर करेगा, या सिंपल तौर पर अगर हम कह सके कि उन गैसेस के लिए ज्यादा होगा जो लिक्विफाइड इजीली हो सकती है, तो लिक्विफिकेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब कहने को तो लिक्विफिकेशन ऑब्वियसली उन्हीं में ज्यादा मिलेगा जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2 चीजें हो सकती है, एक पोलार और एक नॉन पोलार में। तो ऑब्वियसली पोलार की ज्यादा होगी, नॉन पोलार की कम होगी, पोलार की ज्यादा होगी और नॉन पोलार की कम होगी। अगर सभी नॉन पोलार है तो फिर सभी नॉन पोलार है तो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक जैसा, कैटेगरी वाइज एक जैसा, लेकिन फिर वो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करेगा। ए उसका ज्यादा होगा जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है, क्योंकि वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूलर मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। वॉन्डरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो मॉलिक्यूलर मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए जो मॉलिक्यूलर मास जिसका ज्यादा होगा ए उसका ज्यादा होगा। तो अगर आपके पास था F2 Cl2 Br2 और I2, तो I2 का मॉलिक्यूलर मास चूंकि सबसे ज्यादा है उसके लिए करस्पॉन्डिंग ए की वैल्यू भी सबसे ज्यादा है। संपट पड़ गई बात। फिर हमने तीसरी कैटेगरी की बात करी कि मानकर चलते हैं कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग जैसे हो, अलग अलग इन द सेंस किसी में लंदन फोर्स लग रहा है, किसी में डायपोल डायपोल लग रहा है, किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रहा है, सबके मॉलिक्यूलर मास भी अलग अलग हो, तब भी क्या मॉलिक्यूलर मास को प्रायोरिटी देंगे? नहीं, तब हम मॉलिक्यूलर मास को प्रायोरिटी नहीं देंगे, तब हम जो फोर्स का नेचर है उसको प्रायोरिटी देंगे। जिसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के पास होता है तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे पहले आएगी,
फिर CO2 आएगा मास के कारण, फिर O2 और फिर सबसे आखिरी में N2 आएगा। तो ये आपको कैटेगरी मिलेगी। अब मास NH3 का सबसे कम होता है, नहीं तो तुम उसको सबसे आखिरी में मान लो, लेकिन उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो सबसे पहले आ गया, संपट पड़ गई। क्या बात, ये चीज होती है जो हमको यहां समझना जरूरी है। तो ये आपको मिलता है A के लिए, दीज आर द वैल्यूज ऑफ A, ये सब आपको A के लिए दिया जा रहा है। A is again a van der Waal constant. It's a van der Waal constant. Just like B, A is also a van der Waal constant. ठीक है, यहां पर स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यहां पर अपन ने कुछ क्वेश्चन या कुछ एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हो अपन ने इस चीज को समझा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ओके, यहां पर भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, या तीसरा एग्जाम्पल या तीसरा क्वेश्चन टाइप का अपन ने इसको समझा है। ठीक है, तो यही चीज जो अभी अपन ने समझी है, यही चीज उनने भी समझाई है। वैसे तो मतलब ऑलरेडी प्रिंटेड फॉर्म में है, क्योंकि आपको नोट्स भी चाहिए रहते हैं, तो हैंड रिटन नोट्स भी आपको एक ही जगह मिलेंगे और टाइप नोट्स भी यहां पर एक ही जगह मिलेंगे। तो नाउ कंसिडर अ मॉलिक्यूल बी नियर द साइड ऑफ द वेसल विच इज अबाउट टू स्ट्राइक वन ऑफ इट्स साइड, एक्सपीरियंसेस अ नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द वेसल। दिस रिजल्ट्स इन डिक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड हेंस इट्स मोमेंटम। वही बता रहे हैं, एक मॉलिक्यूल है, वो दीवार की, वो कंटेनर की एक दीवार से जाकर टकराएगा, उस दौरान वो अपना मोमेंटम चेंज करेगा, वेलोसिटी चेंज करेगा, और जिसके कारण वो अपना मोमेंटम भी चेंज करेगा। Thus, the molecules does not contribute as much force as it would have had when there is no force of attraction. तो मैंने कहा था कि जब मैं इस पर धक्का दे रहा हूं, इस दीवार पे धक्का दे रहा हूं, इस वाली दीवार पे दे रहा था, इस दीवार पे जब मैं धक्का दे रहा हूं तो मुझे कुछ लोग पीछे खींच रहे हैं, मतलब मैं उनसे भी लड़ रहा हूं, उनका विरोध भी कर रहा हूं, फिर मैं इस पर धक्का लगा रहा हूं। तो एक्चुअली मेरा जो फोर्स है वो कुछ तो इसको धक्का देने में खर्च हो रहा है, और कुछ इन लोगों से जो अंदर मॉलिक्यूल से उनसे लड़ने में खर्च हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, दस द प्रेशर ऑफ अ रियल गैस वुड बी स्मॉलर देन द करस्पॉन्डिंग प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। मतलब वहां जो प्रेशर दिखाई दे रहा है वो कम दिखाई देगा एज कंपेयर टू आइडियल गैस, लेकिन असलियत में होगा तो ज्यादा, क्योंकि मेरा जो प्रेशर मैं बता रहा हूं वो मेरा पीछे वाला भी काउंट हो रहा है और आगे वाला भी काउंट होगा, इसलिए प्रेशर को हम ऐड करते हैं। सो P इंटरनल विल बी P, एक्चुअली जो आइडियल का होगा वो एक्चुअली P प्लस प्रेशर करेक्शन टर्म होगा। तो वो एक्चुअली प्रेशर करेक्शन टर्म आपको मिलेगा, प्रेशर करेक्शन टर्म आपका होगा। तो ये करेक्शन टर्म अपन ने देख लिया है कि किसके बराबर होगा, P इंटरनल के बराबर। क्योंकि देखो आइडियल में वो प्रेशर जो माना गया था उसमें इंटरनल प्रेशर को पहले कंसीडर नहीं किया गया था, मतलब इंटरनल प्रेशर जो था वो प्रेशर ही मान लिया गया था कि ये गैस का ही प्रेशर है जो आइडियली लग रहा है, इसलिए वो वैल्यू ज्यादा आई थी आइडियल की, और रियल प्रेशर की जो वैल्यू आएगी वो कम आएगी, रियल प्रेशर की वैल्यू आपकी कम आएगी, और फिर उसमें हम कंसंट्रेशन टर्म्स को ऐड करेंगे। तो ये वो मॉलिक्यूल है बेसिकली, और ये आपका हर तरफ से फोर्स लगाएगा, तो बी को भी एक अट्रैक्टिव फोर्स देगा। तो दिस विल बी P आइडियल विच इज इक्वल टू P रियल, जो रियल प्रेशर आपको बाहर दिखेगा, बाहर वाले को, प्लस प्रेशर करेक्शन टर्म, ये प्रेशर करेक्शन टर्म करना पड़ेगा, तब जाकर हम इस PI को आइडियल गैस इक्वेशन में रख पाएंगे। मतलब जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल टू nRT में, तो यहां हम चाहते हैं हम PI रखें, तो PI रखें मतलब P प्लस करेक्शन टर्म रखें, P प्लस करेक्शन टर्म, और वो करेक्शन टर्म अभी हमने देख ली AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर के बराबर है, तो PI प्लस AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर हम लोग रखेंगे यहां पर। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी। मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। नाउ द करेक्शन टर्म्स डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कितने मॉलिक्यूल्स हैं और कितनी ज्यादा कोलिजन हो रहा है, कितना कंसंट्रेशन है और कितनी बार कोलिजन हो रहा है, दो चीजों पे डिपेंड करेगा। तो पहला चीज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वेसल, इस पे डिपेंड करेगा कितने मॉलिक्यूल्स है पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि कंसंट्रेशन, बात कर चुके, N/V पे डिपेंड करेगा, N/V याद आ गया, N/V। Larger this number, larger will be the net force of attraction with which the molecules B is dragged behind. This results in a greater decrease in the velocity of molecule B and hence a greater decrease in the rate of change of momentum. जिसके कारण B का जो मोमेंटम वेलोसिटी होगा वो बदलेगा और फिर उसका मोमेंटम बदलेगा, क्योंकि यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो डिफाइन करेगा कि B कितना मोमेंटम अपना चेंज करेगा। Consequently, the correction terms also has a larger value. Let n moles of gas presents in V volume. तो फिर यहां पर concentration क्या हो जाएगा, N/V. So this will become concentration N/V. ये हमने लिया था, एक बार हमने A का लिया था, एक बार हमने A का लिया था, और एक बार यही N/V हमने B का लिया था, यही N/V हमने B का लिया था। ठीक है, नाउ
Therefore, the total number of molecules of gas present per unit volume is n by v. और मॉलिक्यूल्स निकालना है तो इंटू एन भी कर दे, क्योंकि एन हमने मोल्स माना था तो मोल्स से निकलेगा एन बाई वी. अगर आप मॉलिक्यूल्स से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, मॉलिक्यूल्स के हिसाब से कंसंट्रेशन निकालना चाहते हो, तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ जो प्रेशर होगा वो n इंटू एन ए बाई वी के प्रोपोर्शनल होगा. नाउ पी डैश विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n बाई वी बिकॉज एन ए इज कॉन्स्टेंट. तो एन ए जो होता है एवोगैड्रोस नंबर वो कॉन्स्टेंट है, तो अगेन n बाई वी के प्रोपोर्शनल वो आ गया है. नाउ सेकंड थिंग इज, सेकंड फैक्टर जिस पे वो डिपेंड करेगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी. कितनी बार ए और बी के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं. जितने बार टकराएंगे उतनी बार वो प्रेशर इंटरनल बढ़ेगा. सो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग द साइड ऑफ द वेसल इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड, देखो कोलिजन ये होता है फ्रीक्वेंसी. 1 सेकेंड में कितने मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, दैट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी. Larger the number of molecules striking the side of the vessel per second, larger will be the decrease in the rate of change of momentum. तो उतना मोमेंटम में क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, डिक्रीज होगा. जितना कोलिजन होगा उतनी बार मोमेंटम का रेट डिक्रीज होगा. मोमेंटम जो होगा वो बदलेगा उतनी बार. Consequently, the concentration term also has a larger value. Now, number of molecules striking the side of the walls in a unit time also proportional to the number of molecules present in unit volume of the container. Thus, pressure correction terms alpha, अल्फा बोलो या फिर इसको ए बोलो, हमने वैसे ए बोला है तो ए रखेंगे. द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग द साइड ऑफ द वेसल पर सेकेंड, विल बी इक्वल टू दैट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बाई वी इंटू एन बाई वी. ये चीज आएगी जिसको हमने, जो बेसिकली प्रेशर होगा, इट्स प्रेशर. ये बेसिकली प्रेशर होगा तो इट विल बी प्रेशर इंटरनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन बाई वी इंटू एन बाई वी. यहां पर भी इट विल बी कंसंट्रेशन एन बाई वी इंटू एन बाई वी. तो कितनी बार स्ट्राइक करेगा, एक बार ए बी से स्ट्राइक करेगा, एक बार बी ए से स्ट्राइक करेगा. तो इसलिए जो इंटरनल प्रेशर होगा वो इसके भी कंसंट्रेशन इंटू इसके कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा, पी इंटरनल. नाउ P dash is directly proportional to n by v into n by v. तो P is directly proportional to n square by v square. This will become n square by v square. तो P dash will be equal to a into n square by v square, जहां a जो होगा वो वॉन्डर वॉल कांस्टेंट होगा. So therefore जो P इंटरनल प्रेशर आ रहा है P, वो a n square by v square के बराबर आएगा. तो a n square by v square इस P में हम ऐड कर देंगे तो हमारा आइडियल प्रेशर बन जाएगा. तो हम कह सकते हैं कि जो P आइडियल होगा वो P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर के बराबर होगा, जिसमें ये ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इज द करेक्शन टर्म. यही वो करेक्शन टर्म है जो हमने यहां पर देखा है. सो दिस इज बेसिकली योर करेक्शन टर्म. ये आपको करेक्शन टर्म मिलेगी पी आई इक्वल टू पी प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर. और इसे क्लियर दिख रहा है, जो आइडियल प्रेशर है वो सब ज्यादा है और रियल प्रेशर जो है वो आपको कम दिखेगा. रियल प्रेशर में क्योंकि आपने करेक्शन टर्म को ऐड करना है तो तब जाकर वो आइडियल प्रेशर बनेगा. फिर जाकर आप आइडियल गैस इक्वेशन में लगा सकते हो. ये सिर्फ आइडियल गैस इक्वेशन में अप्लाई करने के लिए हम ये कर रहे हैं, ठीक है. तो ये चीज आपको यहां पर मिलेंगी. नाउ पी आई इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर बाय ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर एंड वी आई इज इक्वल टू वी माइनस एन बी. तो आप देखोगे आइडियल वॉल्यूम जो है वो रियल वॉल्यूम से कम आ रहा है. आइडियली जो वॉल्यूम है वो ज्यादा माना गया, रियल वॉल्यूम कम माना गया. आइडियल प्रेशर जो है वो ज्यादा माना गया, रियल वॉल्यूम कम माना गया. तो इसका मतलब ये हो गया कि वी आइडियल वी रियल से ज्यादा माना गया और प्रेशर जो आइडियल है वो भी प्रेशर रियल से ज्यादा माना गया. सो विद दिस हम कहेंगे कि पी आई वी आई इक्वल टू एन आर टी आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से, और पी प्लस एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी, वेयर इट इज द रिक्वायर्ड वॉन्डरवॉल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस. सो इट इज इक्वल टू वॉन्डरवॉल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस. तो यही वॉन्डरवॉल इक्वेशन हो जाएगी रियल गैसेस के, वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी. और अगर एक मोल के लिए निकालना चाहते हैं तो n की जगह 1 रख देंगे तो इट विल बिकम आर टी. तो v माइनस एन की जगह एन बी की जगह v माइनस बी हो जाएगा. ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर की जगह सिर्फ a बाय वी स्क्वायर हो जाएगा और एन आर टी की जगह सिर्फ आर टी हो जाएगा. समझ में आया कैसे किया? ये बहुत सिंपल खेल था.
क्या किया यहां पर, पी इंटू वी आई इज इक्वल टू एनआरटी। अब यहां ये है तो आइडियल इक्वेशन, लेकिन जब इसमें हम प्रेशर रखेंगे तो करेक्शन करके रखेंगे, तो P रियल बन जाएगा ये P प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। V आइडियल है लेकिन इसमें रियल वॉल्यूम रखेंगे, मतलब आइडियल वॉल्यूम रियल, ये V में से NB को माइनस कर देंगे, इक्वल्स टू NRT, इक्वल्स टू NRT। ये आपकी इक्वेशन आएगी। दिस इज फॉर N मोल्स, दिस इज फॉर N मोल्स, क्योंकि यहां पर आपने मोल्स की संख्या N मानी है। नाउ फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल, लेकिन अगर 1 मोल हुआ तो आप क्या कर लोगे, N की वैल्यू 1 कर दोगे, और अगर N की वैल्यू 1 करोगे तो इट विल बिकम P प्लस A बाय वी स्क्वायर, A बाय वी स्क्वायर इंटू V माइनस बी इक्वल्स टू एनआरटी की जगह आरटी। तो ये आपकी 1 मोल के लिए इक्वेशन बन गई, वॉन्डर वॉल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। इसको आप कहोगे वॉन्डर वॉल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। तो वॉन्डर वॉल रियल गैस इक्वेशन आप ऐसा बोल दोगे। सो दिस इज बिकम VWRGE विच इज कॉल्ड एज वॉन्डर वॉल रियल गैस इक्वेशन। ये बन गई वॉन्डर वॉल रियल गैस इक्वेशन। क्लियर हो गया वॉन्डर वॉल रियल गैस इक्वेशन के बारे में, पूरी तरीके से क्लियर हो गया। तो इसमें हमने प्रेशर करेक्शन किया, ये वाला पीसी यानी कि प्रेशर करेक्शन था, वॉल्यूम करेक्शन किया, ये वाला वीसी वॉल्यूम करेक्शन, और फिर इक्वल टू आरटी किया, यानी कि फिर जाकर हमने इसको एक आइडियल गैस की इक्वेशन में एग्जीक्यूट किया, आइडियल गैस की इक्वेशन में अप्लाई किया, लेकिन अब ये रियल गैस की इक्वेशन बन गई है। अब ये रियल गैसेस के लिए बन गई है, जिसमें रियल प्रेशर ये है, रियल वॉल्यूम ये है गैस का, विच इज इक्वल टू आरटी। क्लियर हो गया? एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर आगे और चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे तो क्लियर हुआ वॉन्डर वॉल रियल गैस इक्वेशन। अब इसमें एक और चीज है, ये जो ए है इसको तो हम समझ गए कि जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ए की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, लेकिन यूनिट ऑफ ए और बताना है। यूनिट ऑफ ए क्या होगी उसकी और चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बी की यूनिट तो हमने देख ली, ए की यूनिट भी पूछेंगे। तो दिस विल बी यूनिट ऑफ ए, यूनिट ऑफ ए भी पूछेंगे। तो ए क्या होगा बेसिकली, पी इंटरनल, इंटरनल प्रेशर था क्या, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, यही हमने डेराइव किया था। पी इंटरनल इक्वल टू ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। तो कुछ मत करो, सबकी यूनिट्स यहां पर लिख देते। प्रेशर की यूनिट इज एटीएम, प्रेशर की यूनिट इज एटीएम, ए को तो ए रहने दो, एन इज नंबर ऑफ मोल्स, तो इट विल बिकम मोल का स्क्वायर, वॉल्यूम विल बी इन लीटर, तो इट विल बिकम लीटर का स्क्वायर। तो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ ए, ए विल बी इक्वल टू एटीएम लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, एटीएम लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यहां से ये एटीएम ये ऊपर गया तो इट विल बिकम लीटर का स्क्वायर, लीटर स्क्वायर, और ये पर मोल स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा तो ये पर मोल स्क्वायर हो गया। क्योंकि ये आपसे यूनिट ऑफ ए भी पूछते हैं और यूनिट ऑफ ए, क्योंकि यूनिट ऑफ बी भी हमने निकाली थी, याद है बी क्या था, लीटर पर मोल, लीटर मोल इनवर्स। वैसे ही ए की यूनिट है एटीएम लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ए की यूनिट्स भी आपसे पूछी जाती है, ठीक है ना। मेरे को हालांकि ये पहले बता देना था, बट एनीवे देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। तो ये ए की यूनिट जरूर लिख लेना, क्योंकि ए की यूनिट पर क्वेश्चन आता है। कई बार जेईई मेंस में क्वेश्चन आया कि इनमें से ए की यूनिट क्या है, तो पी इंटरनल इक्वल टू ए स्क्वायर बाय वी स्क्वायर से बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो, ठीक है। और या फिर बी की यूनिट आ सकती है, तो बी की यूनिट लीटर पर मोल होती है, तो सिंपल है। स्क्रीनशॉट ले लें इस पार्ट का। ओके, तो यहां पर स्टूडेंट हम लोगों ने देख लिया है अपना ये वाला पार्ट, जहां पर हमने रियल गैस इक्वेशन के बारे में चर्चा कर ली और रियल गैस इक्वेशन को समझ लिया है, जो कि वॉन्डर वॉल की रियल गैस इक्वेशन थी। हालांकि ये कुछ था नहीं नया चीज, आइडियल गैस इक्वेशन ही थी। आइडियल गैस इक्वेशन पर ही सारी चीजें अप्लाई की गई हैं, बस उसमें करेक्शन करके अप्लाई की गई है। जो असल में रियल गैसेस के पास होता है वो चीज हमने वहां पर देखी है, रियल गैसेस में करेक्शन करके।
मतलब आइडियल गैस को ही मैनिपुलेट किया, उसी को मॉडिफाई किया और उसी में हमने रियल गैस इक्वेशन बनाई है। और वो मॉडिफिकेशन किस चीज के किए? दो पैरामीटर के, एक प्रेशर का जिसको हमने प्रेशर करेक्शन नाम दिया, दूसरा वॉल्यूम का जिसको हमने वॉल्यूम करेक्शन नाम दिया। और फिर फाइनली हमारे पास इक्वेशन आ गई। याद रखना इक्वेशन, P प्लस AN स्क्वायर बाय Z स्क्वायर इंटू V माइनस NB इक्वल्स टू nRT, जहां n नंबर ऑफ मोल्स हैं, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है और A और B जो है वो वॉन्डर वॉल के कांस्टेंट है। ये बात भी मैं एक बार और लिखवा ही दूं, नहीं तो फिर दिक्कत होगी आपको। तो क्या क्या चीजें हैं? पहले इक्वेशन P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इक्वल्स टू nRT, जहां पर P प्रेशर ऑफ गैस है, V वॉल्यूम ऑफ गैस है, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, T टेम्परेचर ऑफ गैस है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और A और B जो हैं वो वॉन्डर वॉल कांस्टेंट है, वो वॉन्डर वॉल्स कांस्टेंट है, तो वो वॉन्डर वॉल कांस्टेंट है। क्लियर हो गया? तो दीज आर दी कांस्टेंट्स और ये आपकी इक्वेशन है जिसको हम कहते हैं वॉन्डर वॉल रियल गैस इक्वेशन। वॉन्डर वॉल्स रियल गैस इक्वेशन। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लें इसका एक बार। तो यहां पर हमारा वॉन्डर वॉल रियल गैस इक्वेशन का डेरिवेशन या कह लो उसका जो आइडियल गैस से मॉडिफिकेशन हमने करके रियल गैस इक्वेशन बनाया है, उसका पूरा सेशन कंप्लीट होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे बच्चों, वो डिस्कस करेंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में। लाइक अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की हम लोग यहां पर बात करेंगे। क्या होती है रियल गैसेस से डेविएशंस की कहानी, कैसे वो डेविएट कर सकता है रियल गैस आइडियल गैस के बिहेवियर से, कितना डेविएट करेगा, क्या डेविएशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये सारी बातें जो हम लोग करने वाले हैं वो अपने अगले वीडियो यानी कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में हम चर्चा करने वाले हैं। बाकी अगर YouTube पर कोई लेक्चर आप मिस आउट कर रहे हो, या होता क्या है कभी आप YouTube पर जैसे कोई वीडियो देखते हो तो आप उसको टॉपिक से सर्च करते हो, आपको उस टॉपिक का वीडियो मिल जाता है, आप उसको देखते हो, समझ में भी आ जाता है, लेकिन फिर आपको उसके बाद ये नहीं पता चलता कि यार इसके बाद अगला वीडियो कौन सा देखें, या इस वीडियो से पहले कौन सा वीडियो देखकर आना चाहिए था, या इस वीडियो में अगर हमने थ्योरी पढ़ ली है तो इसके क्वेश्चंस कहां से लगाए, कोई हमें क्वेश्चन की शीट मिल जाए या कुछ चीजें मिल जाए जो YouTube पर मिल जाए या कहीं पे भी शीट मिल जाए ताकि हम पढ़ाई कर सकें। तो ये सारी चीजें आपको मिसिंग होती हैं YouTube पर। तो इनका एकमात्र सोल्यूशन ये है कि आप मैग्नेटबेंस की वेबसाइट magnetbrains.com पर आकर ये सारे सेशंस को एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि मैग्नेटबेंस की वेबसाइट पर आपको ये सारे लेक्चर्स बहुत ही प्यारी प्लेलिस्ट में ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड वे में आपके पास एक्सेस करने को मिल जाते हैं। काम बहुत आसान है। जैसे आप वेबसाइट पर जाओगे magnetbase.com तो आपको यहां पर सारे लेक्चर्स दिखेंगे। सीबीएसई 12th बोर्ड का भी लेक्चर दिखेगा। अगर आप 12th बोर्ड की या 11th स्कूल लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आप सीबीएसई K-12 में जाओ। अगर आप IIT JEE या नीट में तैयारी कर रहे हो तो आप IIT JEE में जाओ। आपको वहां पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके कोर्स दिखेंगे, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का। जैसे IIT में जाओगे तो केमिस्ट्री पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वैसे ही आपको पूरा कोर्स यहां पर मौजूद होगा। केमिस्ट्री का पूरे चैप्टर वाइज यहां लिस्टिंग होगी, पहला चैप्टर ये, दूसरा चैप्टर ये, आपको कहीं भी भटकना नहीं है। चैप्टर के साइड में प्लस का बटन है, जैसे ही क्लिक करोगे
पूरे टॉपिक्स का सीक्वेंस आ जाएगा, मतलब पूरे टॉपिक्स की लिस्टिंग आ जाएगी जो प्रॉपर सीक्वेंस में होंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी और वहां पर पूरे टॉपिक्स जो होंगे वो सीक्वेंस में होंगे। पहला टॉपिक ये, दूसरा टॉपिक ये, तीसरा टॉपिक ये, ऐसा प्रॉपर सीक्वेंस बना होगा। हर टॉपिक के आगे ड्यूरेशन लिखा होगा, कितने मिनट कितने आवर का लेक्चर है, ताकि आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से तैयारी कर सको कि आज 2 घंटा ये पढ़ लेते, 1 घंटा ये पढ़ लेते, 4 घंटे कल ये पढ़ लेंगे। पूरा टाइम टेबल फॉलो करो। और जो क्वेश्चन की मैंने बात करी थी वो देखो, ये शीट आपको दिख रही है पीडीएफ की, ये पीडीएफ की शीट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। जस्ट जो टॉपिक आपने ऊपर पढ़ा है उसके नीचे उसकी शीट होगी। अगर कोई डाउट आए तो नीचे उसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है आपके पास, पूरा डीपीपी शीट का सोल्यूशन है, वहीं पर आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। तो मतलब आपको पूरा ऑर्गेनाइज्ड कोर्स मिलता है भैया वेबसाइट पर पूरे तरीके से। और वीडियो क्वालिटी की बात करें तो एकदम एचडी क्वालिटी का वीडियो स्ट्रीम होगा। अगर आपके इंटरनेट कनेक्शन बढ़िया है तो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बफरिंग के ये वीडियो स्ट्रीम होगा। जैसे यूट्यूब पर चलता है वैसे ही वेबसाइट पर चलेगा। अब पूछ रहे होगे मनी मन की सर अब पेमेंट बता दो कितना करना होगा, फीस बता दो कितनी होगी वेबसाइट पर आने की, पैकेज खरीदना है कि सब्सक्रिप्शन बाय करना है कि कूपन कोड लगा के डिस्काउंट लेना है। तो मैं बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर, ना ही यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि एकमात्र चैनल है जहां पर वेबसाइट पे भी और यूट्यूब पर भी दोनों जगह कंटेंट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब ये जो वीडियो आप देख रहे हो जैसे यूट्यूब पर फ्री चलता है ना, वैसा वेबसाइट पे भी चलेगा, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं करना, 100% फ्री कोर्स है। और 100% का मतलब 100% है, वो हिसाब नहीं है कि भैया 2 चैप्टर 3 चैप्टर आपको डेमो के तौर पे फ्री दे दिए, बाकी बचे हुए 25-30 चैप्टर के आपसे पैसे ले लिए, ऐसा नहीं है। 100% मतलब पूरा सिलेबस, चाहे आईआईटी का हो चाहे नीट का हो, वो पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट मिलेगा। बाकी यूट्यूब चैनल पर मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेई और नीट के चैनल पर आईआईटी जेई की तैयारी तो चल रही है, जेई फिजिक्स, जेई केमिस्ट्री, जेई मैथ्स के लेक्चर्स तो आपको मिल ही रहे हैं। साथ में नीट फिजिक्स, नीट केमिस्ट्री और नीट बायोलॉजी के, नीट के प्रिपरेशन वाले बच्चों के लिए, नीट एस्पिरेंट्स के लिए, नीट के लिए भी लेक्चर्स डिलीवर हो रहे हैं। तो नीट के जो एक्सपर्ट फैकल्टीज है वो आप लोगों के लिए लेक्चर्स बना रहे हैं और आप लोगों की तैयारियों को बूस्ट अप कर रहे हैं। तो जितने तुम्हारे पहचान वाले हो जो नीट की तैयारी कर रहे हो या जेईई की तैयारी कर रहे हो, जो शायद ऐसा चैनल ढूंढ रहे हो जहां पर रेगुलर कंटेंट मिले, क्वालिटी कंटेंट मिले पहले तो, और रेगुलर मिले वो कंटेंट, ऐसा चैनल ढूंढ रहे हो जहां सिर्फ टॉपिक थ्योरी ना पढ़ाई जाए, टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस भी कराए जाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जाएं, ऐसा चैनल ढूंढ रहे हो जहां टेस्ट सीरीज होती हो, ऐसा चैनल ढूंढ रहे हो जहां डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हो, तो भैया बिना टाइम वेस्ट करे उनके साथ इस चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, उनको बताएं इस चैनल के बारे में, उनको अवेयर कराएं, वीडियो का लिंक शेयर कर दें, चैनल का लिंक शेयर कर दें, और उनको बोलें कि यहां पर वन स्टॉप सोल्यूशन है आईआईटी जेईई का और नीट का। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।